इस देश में अनफॉर्चुनेटली हर बिल्डर को लगता है कि ही इज गॉड्स गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने घर वालों से थोड़ा हेल्प लिया, थोड़ा लोन लिया और घर खरीदा। अब वो सोच रहे हैं, आज की तारीख में 20 साल 25 साल के बाद वो सोच रहे हैं कि हमारी शादी के बाद घर नहीं मिला था, काश हमारे बच्चों की शादी के समय घर मिल जाए। और इस बिजनेस की पहली प्रॉब्लम यह है कि आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो सेल एंड बिल्ड मॉडल है। यहां आप उस दिन पेमेंट करते हैं जिस दिन प्रोडक्ट तैयार नहीं है। उसके बाद आप बिल्डर के रहमो करम पे हैं कि वो कब डिलीवर करेगा, किस हालत में डिलीवर करेगा, एमिनिटीज देगा या नहीं देगा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, ये बिल्डर के पास हाथ जोड़कर जा रहे हैं कि भाई हमारे पेमेंट तुम दे दो, और बिल्डर उसको नहीं मान रहा है। एक तो आप समझिए कि इस बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं। एक चाय वाला, पान वाला, दूध वाला कोई भी अचानक से बिल्डर बन जाता है। आपने पब्लिक का डिपॉजिट ले लिया है, उसके बाद आप हाथ खड़े कर देते हैं कि हम पूरे नहीं करेंगे, हमें गवर्नमेंट से फंड चाहिए। अगर मैं देर से पेमेंट करूंगा, बिल्डर 18% चार्ज करेगा, लेकिन अगर वो डिले करेगा तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट देगा, जो कि 1% भी नहीं बनेगा। मैंने एक बिल्डर से एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आपके इतने बायर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है? बिल्डर का जवाब है, अरे छोड़िए, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, पूरे दिन ऑफिस में इन्हें रहना है, शाम में फैमिली संभालनी है। 1000 बायर में से कोई 2-4 कोर्ट में जाएगा, इतना लंबा खींचूंगा, सब थक हार के बैठ जाएंगे, कोई एक आध बच गया तो दे दूंगा। माइंडसेट देखिए, आज भी बिल्डर्स का वही है। अरे बाप रे। अपने देश में जो बुनियादी सवाल हैं वो रोटी कपड़ा और मकान के सवाल हैं। मकान का जब सवाल आता है तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ का सवाल आता है। इस विषय की पत्रकारिता करते हैं आप। हमारे साथ हैं ट्रैक टू रियलिटी के CEO रवि सिन्हा साहब। रवि सिन्हा साहब बहुत लंबे अरसे से रियल एस्टेट की दुनिया के पत्रकार हैं। उनकी लंबी लंबी रिपोर्ट्स हैं, इनके TV शोज़ हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत जगह आपने बिल्डर्स को परेशान किया है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इंसान जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डर से सवाल करता रहा है, उसके साथ बैठ के बातचीत की जाए। बहुत स्वागत है। रवि, ये जो फील्ड है कि आप रियल एस्टेट की जो दुनिया है उसकी पत्रकारिता करेंगे, उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे और दुनिया के सामने, ख़ासकर कंज्यूमर के सामने, जो बायर है उसके सामने बात रखेंगे। ये आपने कब चुना, कैसे चुना? देखिए, मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म का रहा है। इत्तेफाकन मैंने 2-1 आर्टिकल्स रियल एस्टेट पे लिखे थे, कंज्यूमर सेंट्रिक आर्टिकल लिखे थे, और उसके बाद मेरे पास जिस तरह से कंज्यूमर ग्रीवांसेज आने शुरू हुए, मुझे लगा ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि पत्रकारिता के साथ एक एक्टिविज्म की भी ज़रूरत है। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक एवरेज इंडियंस अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई डाल देता है और उसके बाद से वो बिल्डर के रहमो करम पे होता है। आप कहीं भी चले जाएं, आप एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद बिल्डर आपकी नहीं सुनता है। कोर्ट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोर्ट में जाकर आप लंबे अरसे तक धक्के खाते रहते हैं। तो मुझे लगा ये एक ऐसी दुनिया है जिससे कि आम जनता को रूबरू कराने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर आपको, देखिए, एक मीनिंगफुल जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं कि हमारे काम का एक इम्पैक्ट, अगर हाशिए पर खड़े आदमी को हमारे काम का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो हमारी पत्रकारिता बेकार है। उसको देखते हुए मैंने रियल एस्टेट पर एक्सटेंसिवली लिखना शुरू किया और उसके बाद 2011 में हम लोगों ने ट्रैक टू रियलिटी वेबसाइट लॉन्च किया। हम रियल एस्टेट की ब्रांड रेटिंग करते हैं और ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि जो डेवलपर्स हमारी रेटिंग में टॉप 10 में नहीं होते हैं उनको हमसे प्रॉब्लम है, जो टॉप 10 में होते हैं उन्हें प्रॉब्लम है कि हम नंबर 4 पे कैसे हैं, हम नंबर 1 पे होने चाहिए। इस देश में अनफॉर्चुनेटली हर बिल्डर को लगता है कि ही इज गॉड्स गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड, और जब आप उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जब आप होम बायर्स के बिहाफ पे उससे सवाल पूछते हैं, तो फिर आप कंट्रोवर्शियल फिगर बनते चले जाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मेरी एक सीनियर दोस्त हैं, आफ्टर रिटायरमेंट की उनकी ज़िंदगी है। वो और उनके हस्बैंड दोनों 70s में। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लखनऊ रहती हैं, उन्होंने फ़ोन किया, शिबा मुझे कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो सकें। मैंने कहा कि किस बारे में प्रोटेस्ट है? तो उन्होंने कहा कि मुझे गाज़ियाबाद में, वो नोएडा में मेरा मकान है और उसमें हम लोग जो हैं फंस गए हैं। हम 80 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं और 1 करोड़ कुछ का उनका मकान था, जो फ्लैट था,
वो उनको नहीं मिला है। अब मुकदमा चल रहा है, तो जब डेट होती है तो उनको वहाँ पर प्रोटेस्ट करना होता है। अब वो खुद दोनों 75 के आसपास के, और उनको प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इसलिए चाहिए कि वो लखनऊ से आ करके अगर दिल्ली में या गाज़ियाबाद में या नोएडा में रुकेंगे तो वो किसी होटल में रुकेंगे, उसका किराया, फिर इस उम्र में वो जा कर के कचहरी के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके भी साथ साथ ये परेशानी है कि सारे लोग आ नहीं सकते, सारे जो बायर्स हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है वो आ नहीं सकते, कोई बॉम्बे में है, कोई सिंगापुर में है। तो सीन ये था, मैं सोच कर कि जब उन्होंने मुझे अपनी पूरी परेशानी बताई कि उनका एक बच्चा बॉम्बे में है और एक बेटी जो है उसका जो जॉब इस तरह का है कि वो कर नहीं सकती आके प्रोटेस्ट, मैं हैरान रह गई कि इंसान, ज़ाहिर है मकान ख़रीदने का जो काम है वो 50 के बाद के आसपास सोचता है, या रिटायरमेंट से ठीक पहले सोचता है, या रिटायरमेंट के तुरंत बाद सोचता है। ऐसी उम्र का आदमी अपनी सारे जमा पूंजी, पीएफ सब कुछ लगा करके दे देता है बिल्डर को। और अब ये हालत है कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ओवरड्यू हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, अब मुकदमा चल रहा है, अब उनको प्रोटेस्टर्स चाहिए। और ये नहीं कि वो कुछ फ्रॉड करना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि इससे ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा और हम 2 लोग खड़े होकर कर भी क्या लेंगे, अगर हमें 8-10 लोग मिल जाएं। और हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहे हैं कि सभी लोग इस तरह से अगर 10-10 लोगों को स्पॉन्सर कर दें प्रोटेस्टर्स को, जो हमारी तख्तियाँ लेके वहाँ खड़े हो जाएं, तो हमारी बात सुनी जाएगी, मीडिया में आएगा। अब ये वो कंज्यूमर है जिसका कोई और इरादा नहीं है सिवाय इसके कि जो उससे प्रॉमिस किया गया उसको मिल जाए, उसका पैसा ना डूब जाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने घर वालों से थोड़ा हेल्प लिया, थोड़ा लोन लिया और घर खरीदा। अब वो सोच रहे हैं, आज की तारीख में 20 साल 25 साल के बाद वो सोच रहे हैं कि हमारी शादी के बाद घर नहीं मिला था, काश हमारे बच्चों की शादी के समय घर मिल जाए। ओहो। और आप प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं कि वो लोग बाहर से आकर कैसे प्रोटेस्ट करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में जो लोगों ने घर खरीदा है, जो वहां के लोकल रेजिडेंट हैं, क्या वो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझिए, बिल्डर के पास आपसे निपटने के बहुत सारे पैतरे होते हैं। एक बिल्डर सबसे पहले तो बायर्स के बीच में ही फूट डाल सकता है। उसके बाद अगर बायर फिर भी यूनाइट हो जाते हैं, मैं आपको एक जजमेंट का एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की बात की थी, उस जजमेंट की कॉपी में आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू कॉस्टली एंड लेंथी लिटिगेशन। अब आप एक कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन एक ऐसी चीज है जिससे आम आदमी डरता है। बिल्डर का क्या है, वो आपके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लिम्सी ग्राउंड पे केस करता है, वो भी जानता है वो जीतेगा नहीं, लेकिन वो आपको परेशान करता है, आपको कोर्ट में खींचता है, आपके पैसे खर्च करवाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि अगर मैंने किसी टॉक शो में ये कहा कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का डिले करना एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, तो मेरे पास लीगल नोटिस आता है कि आपने मुझे क्रिमिनल कहा है। अरे, अगर मैं कहता हूं कि आपने घर देर से डिलीवर करके घर खरीदारों के अरमानों की हत्या की है, तो मेरे पास नोटिस आता है कि आपने मुझे हत्यारा कहा है। मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं, वहां पे बिल्डर ने मेरे ऊपर 2-2 केस कर रखे हैं, सिविल डिफेमेशन 1 करोड़ का और क्रिमिनल डिफेमेशन। और किस ग्राउंड पे कि 2016 में जो प्रोजेक्ट डिलीवर होना था वो 2020 में पार्ट ओसी के साथ, आधे अधूरे काम के साथ आपको रहने को दिया गया है। उस पे मैंने प्रोटेस्ट किया है, उसके खिलाफ मैंने कई चैनल्स पे बैठ के बात की है। बिल्डर ने कहा है आपने मुझे डिफेम किया है। ऐसे ऐसे ग्राउंड पे एक फेसबुक पोस्ट जिसमें कि होम बायर्स बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर बुकिंग कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे ये हरासमेंट फेस करना पड़ा, उसका पार्ट कॉपी लेकर आप कोर्ट में सबमिट करते हैं कि देखिए रवि सिन्हा के लिखने की वजह से मेरे बायर की बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जहां बिल्डर आपको इतना हरास कर देता है और इस बात को कोर्ट भी मान रहा है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है। इस बिजनेस की पहली प्रॉब्लम यह है कि आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो सेल एंड बिल्ड मॉडल है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो वो बिल्ड एंड सेल होता है कि आप एक दुकान में जाते हैं, एक प्रोडक्ट पसंद करते हैं, खरीद कर लाते हैं। यहां आप उस दिन पेमेंट करते हैं जिस दिन प्रोडक्ट तैयार नहीं है।
उसके बाद आप बिल्डर के रहमो करम पे हैं कि वो कब डिलीवर करेगा, किस हालत में डिलीवर करेगा, एमिनिटीज देगा या नहीं देगा। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि ये सेल एंड बिल्ड मॉडल जो है, ये इस मॉडल को चेंज किए जाने की जरूरत है और इस पर वर्ल्ड ओवर डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद सवाल आता है कि अगर बिल्डर ने, चलिए मान लिया हमारे पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए हमने अलाउ कर रखा है। पहली बात तो ये है कि अगर हम स्ट्रिक्टली सेबी के गाइडलाइंस को देखें, सेबी किसी भी ऐसे डिपॉजिट को पॉन्जी स्कीम मानता है जहां पे आपने पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया है, तो फिर रियल एस्टेट एक पॉन्जी स्कीम क्यों नहीं है? दूसरी बात, अगर आप कहते हैं, चलिए मैं आपके इस आर्गुमेंट को भी मान लेता हूं, बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हालांकि ये सच नहीं है, मैं उस पर भी आ सकता हूं, तो आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट रियल एस्टेट के लिए क्यों नहीं बनाते हैं? आप आज अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें जहां 3 से 4 महीने में जजमेंट मिल रही हो और वो जजमेंट फिर फर्दर चैलेंज नहीं हो सकता हो अनलेस कि कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं हो, तो ये दूर हो जाएगा। दूसरी बात, बिल्डर का जो आर्गुमेंट आम तौर पे होता है कि हमने तो अपना सारा पैसा एग्जॉस्ट कर दिया है लैंड परचेज में। मैं जाकर उस प्रोजेक्ट को देखता हूं, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अगर आप 10 एकड़ का लैंड परचेज कर सकते हैं तो आप 3 या 4 एकड़ का लैंड परचेज करके बनाकर बड़े आराम से बेच सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रियल एस्टेट डेन ऑफ ब्लैक मनी है। जिन लोगों का ब्लैक मनी यहां एग्जॉस्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, वो उन्होंने बिल्डर्स को एक खुली छूट दे रखी है जिसका बिल्डर बहुत फायदा उठा रहे हैं। आज की तारीख में आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, ये बिल्डर के पास हाथ जोड़कर जा रहे हैं कि भाई हमारे पेमेंट तुम दे दो, और बिल्डर उसको नहीं मान रहा है। तो आपने पूरे सिस्टम को एक रैंसम पे रख लिया है क्योंकि आपको कहीं से एक खुली छूट मिली हुई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर के हाथ पैर अथॉरिटी वाले जोड़ रहे हैं, ऑफिशियल्स, कि हमें दे दो पैसा, ठीक है? तो बिल्डर के ऊपर किसी का वरद हस्त है। आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जब भी जाते हैं, एक तो आप समझिए कि इस बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। एक चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, कोई भी अचानक से बिल्डर बन जाता है। आरबीआई का गाइडलाइन कहता है अगर आप एक आज बैंक शुरू करना चाहते हैं, हम और आप आज मिलकर सोचते हैं चलिए एक बैंक खोलते हैं, आरबीआई पूछता है आपका नेटवर्थ क्या है? 300 करोड़ का नेटवर्थ है और नहीं है तो आप बैंक कैसे खोल सकते हैं? क्या रियल एस्टेट कंपनी शुरू करने के लिए कोई नेटवर्थ की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका कोई नेटवर्थ नहीं है, आपने पब्लिक का डिपॉजिट ले लिया है, उसके बाद आप हाथ खड़े कर देते हैं कि हम पूरे नहीं करेंगे, हमें गवर्नमेंट से फंड चाहिए। और स्वामी फंड वगैरह क्या है कि बिल्डर ने पैसा साइफन ऑफ कर दिया है, अब उनको फर्दर पैट्रोनाइज करके दिया जा रहा है ताकि होम बायर को किसी तरह घर मिल जाए। अब एक बात बताइए, अगर मुझे आपने 15 साल 20 साल के बाद घर की डिलीवरी दी है तो मेरे लिए वो कितना बड़ा लॉस है? कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं इस बिजनेस में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन इस बिजनेस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसलिए नहीं हो रहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, देखिए आप स्टॉक मार्केट में जाकर आज ब्लैक मनी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड में बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं कर सकते हैं, छोटे ज्वेलर के पास जाएंगे चीटिंग होगी, बड़ा ब्रांड जो है वो आपका 2 लाख से ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। यही एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि आपके मार्केट रेट और सर्किल रेट में बहुत बड़ा मिसमैच है। मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑन पेपर 60 लाख या 70 लाख रुपए में खरीद सकता हूं। तो ये जो लूपहोल है, इसी लूपहोल का बिल्डर फायदा उठाते हैं। आप एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट अगर कर दें कि बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है, और इसी में मैं कहता हूं कि अब रेरा को कंसेप्चुअलाइज जब किया गया था तो एक क्लॉज की बात हुई थी। वो क्लॉज क्या था? The regulator will have the power to cross-check the credentials of the developer, and if he has defaulted twice in the past, he will never get a new license. अभी मैं जो एंट्री बैरियर की बात कर रहा हूं, यही एंट्री बैरियर हो जाता कि अगर आपने 2 बार डिफॉल्ट किया है आपको नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो क्लॉज पहले सेंटर ने हटा दिया, स्टेट ने फर्दर डाइल्यूट कर दिया। आज की तारीख में एक बिल्डर कितना भी बड़ा डिफॉल्टर हो, वो साल 2 साल के बाद फिर से दूसरी कंपनी लेकर आ जाता है। किसका पैसा एडजस्ट हो रहा है? कहां से वो उसकी फंडिंग हो रही है? उसका नेटवर्थ क्या है कि वो एक बिल्डर के तौर पे कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है? जब तक आप इन पेन पॉइंट्स को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक तो कंज्यूमर आपके मर्जी पे रहेगा ही। आपने रेरा का नाम लिया और मैं रेरा पे आना ही चाहती थी। रेरा से पहले की जो ये दुनिया थी बिल्डर्स की, और रेरा के बाद की जो दुनिया है,
उसमें क्या सब्सटेंशियल फ़र्क आया, राहत कितनी मिली है, और क्या हम ओवर रोमांटिसाइज कर रहे हैं रेरा को? हम रेरा को ओवर रोमांटिसाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रेरा को जो कंसेप्चुलाइज किया गया था एक वॉचडॉग के रूप में किया गया था। अब एक रेरा के, महाराष्ट्र के एक्स रेरा चीफ ये कहते हैं कि हम सुयो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगे तब हम एक्शन लेंगे। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि क्राइम हो जाने के बाद हम पुलिस की तरह जाकर उसे पकड़ेंगे, हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। जबकि रेरा एक्ट क्लियरली सुयो मोटो कॉग्निजेंस के लिए आपको एम्पावर करता है। दूसरी बात, हमने एक आरटीआई डालकर पूछा था जितने रेरा के मेंबर्स हैं क्या उनकी कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है? जवाब मिला ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है? अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। वाह। तो आप ये देखिए कि रेरा में आज अगर मैं बात करूं, एक तेलंगाना को छोड़ दें, हर स्टेट के रेरा चीफ एक्स आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स हैं। तो किसे होना चाहिए? कंज्यूमर कोर्ट में रिटायर्ड जजेस होते हैं, क्या यहां पे जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग नहीं होने चाहिए? आपने एक्स ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ इसलिए बिठाया है कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे। जो पावर कॉरिडोर में बैठे लोग हैं वो रिटायर्ड जजेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर वो एक्स ब्यूरोक्रेट को जैसे चाहेंगे मैनेज कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो नोएडा अथॉरिटी का चेयरपर्सन रिटायर हुआ है वो रेरा में जाके बैठ जाएगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में गड़बड़ी थी उसी को वो वहाँ डील कर रहा है। डीडीए से निकले लोग रेरा के मेंबर बने हैं, और ये उस जजमेंट के समय मैं कोर्ट में मौजूद था। वर्बल जजमेंट उन्होंने कुछ कहा है और जब कॉपी आई है तो उसमें कुछ और है। हाँ? ऐसा भी हुआ है। और जो वर्बल जजमेंट है वो रिकॉर्डेड नहीं होता। वो रिकॉर्डेड नहीं होता है। जब आपके पास कॉपी आई है, सर्टिफाइड कॉपी में कुछ और है। अब मैं इसको क्या मानूं? क्या उनकी लीगल ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से है, या ऊपर से कहीं से प्रेशर आ गया? क्योंकि आप ये मत भूलिए कि जिन पॉलिटिकल लोगों का या जिन इवन ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा है रियल एस्टेट में, वो उस रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो मेरे लिए रेरा जब तक बायर सेंट्रिक नहीं है, जब तक बायर को उसका फायदा नहीं हो रहा है, चलिए मैं कहता हूं मैं ऐसे रेरा पे आता हूं जहां कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है, मैं एक एंड कंज्यूमर हूं, मैं रेरा के पास जाता हूं, 4 महीने में 5 महीने में मुझे जजमेंट की कॉपी मिल जाती है। उसके बाद वो जजमेंट की कॉपी लेकर मैं डीएम के ऑफिस में जाता हूं एक्सिक्यूशन के लिए, वहां वो 2 साल तक पड़ा रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डीएम को तलब भी किया था इस बारे में कि आपके यहां इस तरह से रेरा के जजमेंट्स एक्सिक्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं। रेरा के ऑर्डर्स एक्सिक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो मेरे लिए एज एन एंड कंज्यूमर रेरा जो है अनदर विंडो ऑफ लिटिगेशन है, और जिसका फायदा बिल्डर को है। पहले वो आपको रेरा में खींचता है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन हर किसी के बस का नहीं होता है। इन बिटवीन आपको बिल्डर दूसरे तरीके से जो हरास कर सकता है वो एक अलग मुद्दा है। तो आपने रेरा को एक टूथलेस टाइगर बनाकर रखा है। रेरा को जब भी मैं रेरा के मेंबर्स की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। एक होता है विल पावर की कमी, यहाँ तो इल विल भी दिख रही है। तो ये आप जो बात कह रहे हैं, एक कंज्यूमर जो फ्लैट ख़रीदने जा रहा है और उसने ये सोच करके कि हम धीरे धीरे 2 साल में कंप्लीशन होगा, हम धीरे धीरे किस्तें देते रहेंगे, 25% 35% इस तरह से होता रहेगा, उसके लिए तो रूल्स हैं कि अगर आपने नहीं दिया आप डिफ़ॉल्टर हो गए। अगर उसने बैंक से लोन ले लिया है तो बैंक भी की भी किस्तें दे रहा है वो, है ना, और उसने अपनी जमा पूंजी बेसिक लगा ही दी है। एक ऐसा आदमी रेरा की तरफ देखता है तो रेरा में ये जो टाइम टेकिंग है, जो डाउन टाइम है, वो इतना लंबा है। अगेन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैंने हवेलिया बिल्डर से एक घर खरीदा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज है, अगर मैं देर से पेमेंट करूंगा बिल्डर 18% चार्ज करेगा, लेकिन अगर वो डिले करेगा तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट देगा, जो कि 1% भी नहीं बनेगा। इसको लेकर मैं स्टेट कमीशन के पास अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल करता हूं। बिल्डर रिटेलिएशन में मेरे ऊपर केस फाइल करता है डिफेमेशन का। आप समझ रहे हैं कि कितने लोग हैं
जो बिल्डर के कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन से उलझ सकते हैं। आपको जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई रिफॉर्म, अब सबसे बड़ी बात है मैं रेरा वगैरह को रिफॉर्म्स मानता ही नहीं हूं, मैं उसको एक लेवल का पॉलिसी इंटरवेंशन मानता हूं, क्योंकि रिफॉर्म्स तब होता है जब उसका फायदा एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। यहां पे मैं देखता हूं कि रेरा के मेंबर्स एम्पावर्ड भी नहीं हैं, लीगली बहुत साउंड भी नहीं है, उनके अंदर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो ज़्यादातर, मैंने एक मामले में रेरा कोर्ट में जज को, चेयरमैन को, बायर को डांटते हुए सुना है ये बोलकर, तुम्हारा क्या है, तुम पैसे मांगने आ गए हो, बिल्डर तुम्हें कंपेंसेशन भी देगा, घर भी बना कर देगा, फिर प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेगा। लॉयर वहां पर बायर की तरफ से कह रहा है सर रेरा एक्ट ये नहीं कहता है, कानून ये नहीं कहता है, जवाब मिलता है आप मत बोलिए, कानून हम बनाते हैं। आप देखिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स का हाई हैंडेडनेस रहा है ब्यूरोक्रेसी में, आज वही रेरा में दिख रहा है। ये तो गजब दादागिरी चल रही है। तो आपके पास एंड कंज्यूमर के लिए ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है, ये सिर्फ एक रोमांटाइजेशन है कि हमने रिफॉर्म्स कर दिया है, बायर को इसका फायदा हो रहा है। और आपको एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि एक जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग जिसको मैं कहता हूं, बिल्डर्स का इन्फ्लुएंस पेडलिंग इस हद तक है कि एक पब्लिक परसेप्शन में आने लगा है कि रिफॉर्म्स हो गया है, लेकिन जो बायर आज विक्टिम बना है आप उससे जाकर पूछिए उसे क्या मिल रहा है। कुछ वक्त पहले हमने एक बात करी इसी तरह की, और वो बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, और उन्होंने यही बात कही कि नहीं नहीं अब तो सारी प्रैक्टिसेस ठीक हो गई हैं क्योंकि अब तो रेरा आ गया है। तो रेरा जैसे जादू की छड़ी, तो जो बिल्डर है, जो रियल्टर है, वो रेरा को इसी तरह से बात करता है, और जब कंज्यूमर्स भी अपने लिए जानकारी जुटा रहा है तो भी उसका जो कांटेक्ट पर्सन है वो इसी तरह करता है, सर अब तो देखिए किसी तरह की वो चीज़ हो नहीं सकती, अब तो रेरा आ गया है, अब तो ये है, अब तो वो है। आप जो बता रहे हैं ये बहुत अलार्मिंग है कि रेरा के होने के बावजूद चीज़ें वापस उसी तरह से हॉबनॉबिंग में चली गई हैं। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में रेरा के वेबसाइट पर जाकर देखें, अक्सर बिल्डर जो डिटेल्स सबमिट करते हैं उसकी स्कैन कॉपी 150 DPI में होती है, जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ भी नहीं सकते हैं। रेरा के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि वो इसको क्रॉस चेक कर सकें। दूसरी बात, रेरा अगर इतना वेल इंटेंशन्ड है तो वो प्रोजेक्ट डिले होने पर फ्रेश डिलीवरी डेट क्यों देता है, सीधा पेनाल्टी क्यों नहीं लगाता है। आज अगर एक प्रोजेक्ट डिले हुआ है, रेरा उस पे एक डिले पेनाल्टी लगाकर इक्वली कंपेंसेशन बायर्स में दे सकता है, लेकिन आप फ्रेश डेडलाइन दे देते हैं। मैंने एक बिल्डर से एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आपके इतने बायर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बिल्डर का जवाब है, अरे छोड़िए ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, पूरे दिन ऑफिस में इन्हें रहना है, शाम में फैमिली संभालनी है, 1000 बायर में से कोई 2-4 कोर्ट में जाएगा, इतना लंबा खींचूंगा सब थक हार के बैठ जाएंगे, कोई एक आध बच गया तो दे दूंगा। माइंडसेट देखिए आज भी बिल्डर्स का वही है। अरे बाप रे, एक ऐसे माइंडसेट नियत ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है। माइंडसेट ये है कि हमसे कौन आकर लड़ लेगा, हम पावरफुल हैं। अगर आपका वॉचडॉग होता, रेरा एक वॉचडॉग होता तो रेरा का डर होता। आज भी रेरा का डर नहीं है। ये कहा जाता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहाँ इतना प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन है वहाँ पर लोगों का जो कंज्यूमर है उसका फ़ायदा होता है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि कंज्यूमर पहले ही अपना सब कुछ दे के फंस गया है। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो फ़ायदा था वो जब तक उसने इंस्टॉलमेंट्स नहीं शुरू किए थे, बुकिंग नहीं कराई थी, तभी तक था। यानी कि वो कितनी भी रिसर्च कर ले, और रिसर्च वो क्या करेगा कि बिल्डिंग की एस्थेटिक्स कैसे हैं, सुविधाएं क्या क्या हैं, और जो इनका पुराना इतिहास है वो क्या है। लेकिन अगर पुराना इतिहास उसको ठीक लगा, या पुराना इतिहास नहीं भी, कोई नया बिल्डर भी है, तो फिर वो तो फंस गया है जा करके। तो कंज्यूमर यहाँ पर बहुत वल्नरेबल है। कंज्यूमर को हमेशा कहा जाता है कि आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया था। मैं एज ए कंज्यूमर क्या ड्यू डिलिजेंस करूंगा, मैं जाकर पता करूंगा कि उसको सारे क्लियरेंसेज मिले हैं या नहीं, लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं, यही सब पता कर सकता हूं। मैं ये कैसे पता करूंगा कि वो फ्यूचर में कितना डिले करेगा, जो एमिनिटीज प्रॉमिस कर रहा है वो देगा या नहीं देगा, ये देखना तो अथॉरिटीज का काम है। उसके बाद अगर वो एमिनिटीज में चेंज भी करता है
लॉ ने भी उसको एक लूप होल दे दिया है। लॉ कहता है विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द बायर्स। मैं ऐसे ऐसे बिल्डर को जानता हूं जिन्होंने अपनी मर्जी से सारे चेंजेस कर दिए और पोजीशन के समय कहा साइन करो कंसेंट पे, और नहीं तो पोजीशन नहीं मिलेगा, कोर्ट में जाओ। नाउ द प्रॉब्लम इज 1000 बायर में से 2/3 तो डर कर साइन कर देंगे। बिल्डर का पेपर वर्क पूरा हो गया, देखिए 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट था मेरे पास। आपने वो लूप होल ही क्यों दिया है? डीएलएफ का जो पार्क बिलेयर का जो केस था, जो 600 करोड़ के आसपास का कॉम्पिटिशन कमीशन ने फाइन किया था, वो क्या था? हमने आपसे एक टॉप फ्लोर खरीदा है, उसके बाद आप बगल के टावर में 4 फ्लोर एक्स्ट्रा बना रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको एक लूप होल दे रखा है कि आप चाहें तो परचेजेबल एफआईआर के तहत और ज्यादा हाइट ले सकते हैं। आप ऐसे ऐसे लूप होल्स दे ही क्यों रहे हैं जिसका बिल्डर फायदा उठाएं? मैं ग्लोबल मार्केट में जितनी मेरी स्टडी है, और मैं देखिए जब मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं, मैं यूएस यूके के रियल एस्टेट का स्टडी नहीं है मेरे पास, बट दुबई में जाकर और चाइना में जाकर मैंने काफ़ी हद तक ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देखा है। वहाँ पे चीज़ें कैसे रेगुलेटेड हैं। मैं दुबई के रेरा चीफ से मेरी कुछ दिन पहले अभी बात हुई थी। दुबई में भी रेरा होता है? हाँ। अच्छा। दुबई के रेरा चीफ से मैंने पूछा था कि आपके यहाँ इस तरह के डिफ़ॉल्ट कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए 2008 के क्राइसिस के पहले, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के पहले दुबई का रियल एस्टेट भी रेगुलेटेड नहीं था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मॉडलिटी बताई। उन्होंने कहा कि अगर एक बिल्डर हमारे यहाँ ये अनाउंस करता है 20/80 स्कीम, 20% पे करें, रेस्ट ऑन पोजीशन, रेरा उसे समन करके पूछता है तुम्हारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, और अगर फंड है तो पहले एस्क्रो अकाउंट में डालो। हमारे यहां कोई बिल्डर किसी भी एजम्पशन पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है और उसके बाद वो हाथ खड़े कर देता है और वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है कि मेरे सारे पैसे एग्जॉस्ट हो गए। मुझे ऐसे ऐसे बिल्डर्स से मेरा वास्ता पड़ा है कि मैं कहूंगा बहुत हास्यास्पद है कि एक बिल्डर मुंबई में मुझसे ये कहता है, आजकल का होम बायर देखिए कितना नास्टी है। ये बुजुर्ग साहब 70-75 साल की उम्र के हैं। ये कहते हैं हमारे टाइम में जब हम पोजीशन देते थे बायर इतना खुश होता था, हमारे पैर छूकर जाता था। अब मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना कहते हैं कि मीडिया वाले भी आजकल पैर नहीं छूते, इसलिए मैं जल्दी वहां से निकल कर आ गया। तो माइंडसेट देखिए कि हम डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, हम एहसान कर रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कीजिए, आपके हाथ में बिल्डर बायर एग्रीमेंट कब आता है? लास्ट में, जब आप पेमेंट कर चुके होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है? अगर आप बुकिंग कैंसिल करेंगे तो 10 या 20% आपका हम डिडक्ट करेंगे, और ये 10 या 20% बुकिंग अमाउंट का नहीं होता है, टोटल सेल्स कंसिडरेशन का होता है। तो मतलब 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में अगर मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं तो मेरे वो पूरे 10 लाख रुपए गए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कई बार कहा है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाइए। क्यों नहीं बनाइए? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कहे पे भी एक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन में मुझे कमी दिखती है, और उसका फायदा बिल्डर कम्युनिटी उठाएंगे क्यों नहीं? आखिर वो फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अगर मुझे आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर सिस्टम मुझे एक्सप्लॉइट करने का मौका देगा तो शायद मैं भी करूंगा। सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। अब मैं यही सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब बात करता हूं तो जैसा आपने कहा, मैं रियल एस्टेट में सबसे कंट्रोवर्शियल हूं। ये कैसी दुनिया है, मतलब जितने आप परतें उघाड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ तो हर जगह इतना काम है करने के लिए, और अगर आप इसको साफ गोई से कह रहे हैं तो बहुत रिस्क है इसमें। क्योंकि मुझे ये पता है हर बिल्डर के पास एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है, क्योंकि उसका तो एक फ्लैट की कॉस्ट में ही वो निकल जाएगा। तो वो और उस चकाचौंध जो बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो जो पूरी टीम है लॉयर्स की, उसके सामने बेचारा एक बिल्डर जो पहले ही खाली हो चुका है, वो कितना महंगा वकील करेगा? वो टुटरू खड़ा हुआ है, तो कैसे होगा? नहीं, ऐसे एक नहीं, ऐसे मैं 50 एग्जाम्पल जानता हूं कि अगर आप अपराइट हैं, अगर आप सही हैं और आप लड़ते चले जाते हैं। एक ऐसा केस बियॉन्ड रियल एस्टेट में बात कर रहा हूं, मैंने वो केस भी देखा है कि एक पुराने पत्रकार साहब एमपी भी बने, मिनिस्टर भी बने, उनके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्ज लगे, उनकी तरफ से 100 वकील उतरे थे, विक्टिम की तरफ से सिंगल एक लेडी उतरी थी। क्या हुआ? वो केस हारे क्यों? देखिए, बायर को यह समझने की जरूरत है कि आपको यूनाइट होना होगा। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, पूरी ब्रिटिश टीम कितनी थी?
उनके सारे ऑफिसर्स, सोल्जर्स सब मिला के कोई 1 लाख थे। इंडिया का उस समय कंबाइंड पॉपुलेशन 35 करोड़ था। वो कैसे राज करके चले गए? क्योंकि हमारे में आदत है, हम सिस्टम में जो पावरफुल है उसकी तरफ जाते हैं, ना कि हम उधर जाते हैं जो कि सिस्टम में अपराइट है। एक स्पेशल प्रॉब्लम भी होती है कि जो बायर है ना, वो बहुत बिखरा हुआ है। कोई विदेश में बैठा है, कोई साउथ इंडिया में बैठा है, कोई नॉर्थ में बैठा है, या कोई अगर उतनी दूर नहीं भी है तो उसके हालात ऐसे हैं कि वो नहीं लड़ सक रहा है। नहीं, जहाँ पे हालात हैं भी, बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, अब सबको घर मिल गया, वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि अगर बिल्डर ने 2 लोगों के फ्लैट में एक पेंट का टचअप करा दिया, 2 टाइल चेंज कर दी, वो बिल्डर की तरफ से खड़े होकर बात करते हैं। ओह, मुझ पर अक्सर ये आरोप लगता है और मुझसे पूछा जाता है, आप हैं किसकी तरफ? आप होम बायर एसोसिएशन के भी खिलाफ बोलते हैं। होम बायर एसोसिएशंस भी जो हैं वो पूरा का पूरा, खासकर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, एक रैकेट का अड्डा बन गया है। वो बिल्डर से मिले होते हैं। ऐसे ऐसे होम बायर एसोसिएशन हैं जो बिल्डर से मिले होते हैं कि ठीक है, हम आपका सेटलमेंट कराएंगे, और सेटलमेंट कराते हैं, बीच का लाइन निकालते हैं ताकि आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़े। बायर सोचता है देखिए इसने हम कोर्ट जाने से बचा लिया, बिल्डर सोचता है हमें हेवी पेनल्टी से बचा लिया। तो ये जो रियल एस्टेट की जो पूरी दुनिया है, ये दुनिया में इतनी कालिख लगी हुई दुनिया है कि अगर आप इसमें सच बोलेंगे तो आपके ऊपर लीगल, इलीगल, लाइफ थ्रेट सब रहेंगे। आप ये कह रहे हैं होम बायर एसोसिएशन तो एक अपने आप में करियर है। अपने आप में करियर है, कुछ लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उसमें। मैंने एक होम बायर एसोसिएशन से यहां तक पूछा था कि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं कि आप उनके बिहाफ पे केस लड़ेंगे कोर्ट में, तो आपके वेबसाइट पे उसके डिटेल्स क्यों नहीं है कि आपने किस बायर से कितना पैसा लिया है? अगर मैं पब्लिक डिपॉजिट ले रहा हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल आम्रपाली के बायर्स, आम्रपाली के हजारों बायर बिखरे पड़े हैं, हर कोई 2 लाख 5 लाख रुपए कोर्ट में नहीं खर्च करता है, लेकिन कोई आता है कि ठीक है आप 5,000 रुपए दीजिए, केस में हम आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसको अपने वेबसाइट पे डिक्लेरेशन दीजिए कि आपने कितना पैसा कलेक्ट किया है, किस किस से कलेक्ट किया है। क्या ऐसा होता है? आप ये कह रहे हैं जो डिफॉल्टर बिल्डर के पीड़ित लोग हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी, और उस एसोसिएशन में भी जाहिर है चंदा जमा हुआ कि हम आप सबके बिहाफ पर कर रहे हैं, और ये जो चंदा है और ये जो मनी कलेक्ट हुआ है, इसकी भी कोई ट्रांसपेरेंसी इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे वो नहीं है। मैंने ओपनली पूछा। तो अब जो बायर है, जो पीड़ित है, वो बिल्डर से लड़े कि इस एसोसिएशन? ये रियल एस्टेट की दुनिया जो है बाकी किसी भी बिजनेस से बहुत अनोखा है, और मैं बार बार कहता हूं ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपना पैसा एडजस्ट करने के लिए एक बिजनेस चाहिए था, और रियल एस्टेट आपके लिए आइडियल बिजनेस है जहां आप अपना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको रेरा को एम्पावर करने की ज़रूरत थी। रेरा को आपने बहुत वीक कर दिया। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर रेरा के जजमेंट में कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है तो वो फिर रिएट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एडमिट क्यों होता है? पहले ही रिजेक्ट क्यों नहीं होता है? रियल एस्टेट में आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान रियल एस्टेट के प्लेयर्स को नहीं हो रहा है। इंडियन रियल एस्टेट में जो पोटेंशियल है एफडीआई वगैरह की, वो उतना पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि चला गया है पैसा। चला गया है पैसा इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। सिंगापुर में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का जो एवरेज जेस्टेशन पीरियड है 4.5 महीने है, हमारे यहाँ 1400 दिन है। मतलब कि आप पैसे लेकर आओ, मैंने आपको लिटिगेशन में खींच दिया तो आपके 5 साल गए। तो आपके पास फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है इस वजह से। अगर रियल एस्टेट को आप क्लीन ट्रांसपेरेंट बना दें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग की भी पोटेंशियल है। तो रेरा के बाद भी एफडीआई जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है 2011-12 में जो 2008 के बाद जो चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी, उस समय हम काफ़ी चर्चा सुनते थे एफडीआईज की। देखिए, एफडीआई जो अलाउ किया गया था 2005 में, उसके बाद इनिशियली फंड आए थे। अब जो फंड आए थे वो क्यों वापस चले गए, फ्रेश फंडिंग क्यों नहीं होती है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। पहला तो ये है कि डेवलपर्स ने अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस कर दिए, 30% 32% का रिटर्न दे दिया, जो कि होना नहीं था। जो फंड प्रॉफिट में भी आए रहे हैं वो लॉस में एग्जिट किए हैं, क्योंकि जब वो आए थे
तो डॉलर 40-45 रुपए था और जब वे एग्जिट कर रहे थे तो 65-70 रुपए था। इन्फ्लेशन। ये दूसरा ये है कि हमारी करेंसी लगातार वीक होती गई है। तीसरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की इतनी कमी है कि सब ने अपने हाथ जला लिए। जो रियल एस्टेट कंपनी एफडीआई फंडेड रियल एस्टेट कंपनीज थी, उनको तो बेहतर परफॉर्म करना था, वो भी कोलैप्स कर चुके हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स बिजनेस में है। क्या जो ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, क्या रियल एस्टेट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है? टाटा हाउसिंग का जो कंट्रोवर्सी हुआ, फिर टाटा हाउसिंग से वो टाटा रियल्टी बना, वो सबको पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। गोदरेज जैसा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट ग्रुप, उनके इतने कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं, डिले है, डिफॉल्ट है। कोविड पीरियड में, जिसको कि आपने फोर्स मैज्योर गवर्नमेंट ने माना है, आपने बायर को फोर्स किया है पेमेंट के लिए, और नहीं करने पर आपने डिले पेनल्टी लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके इंटेंशंस नहीं है। उनके टॉप मैनेजमेंट से मेरी कई बार बात हुई है और मैं उनको वो ग्रे एरियाज बताता हूं। डाउन द लाइन चीजें वैसे ही फंक्शन करती है जैसे रियल एस्टेट में बाकी छोटे प्लेयर के यहां फंक्शन होता है। यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि चूंकि यहां पे कोई रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। अब मुझसे एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस पूछता है कि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, आपने हमें ब्रांड रेटिंग में नीचे कैसे किया है? तो मैं पूछता हूं कि ब्रांड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पैरामीटर होता है, बाकी पैरामीटर पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में कहाँ परफॉर्म करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास रिपोर्ट्स है कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुआ है। मैं पूछता हूं उस फीडबैक का सोर्स क्या है? आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स? क्या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर आकर टॉप मैनेजमेंट को ये बताएंगे कि हमारे यहां हर बायर कंप्लेंट कर रहा है? प्रॉब्लम ये है कि ये बिजनेस स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और ये स्ट्रक्चर्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पॉलिसी मेकर्स की है। भाई, सुप्रीम कोर्ट कहता है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाइए, आप नहीं बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करता है कि कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन प्रॉब्लम है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आके गवर्नेंस के रोल में आ जाए, तभी आप रिफॉर्म होगा? तो मुझे लगता है कि मार्केट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, इंडियन रियल एस्टेट में आगे आने वाले दिनों में बहुत क्राइसिस होने बाकी है। जो सोसाइटीज़ वगैरह बन रही हैं, वहाँ तो आप जाएं तो वहाँ तो सब पैसा नंबर 1 में ही दिया जाता है। अब वो उसको क्लेम भी करते हैं कि हमारा सिर्फ चेक से ही पैसा आएगा और कोई तरीका नहीं है। तो क्या वहाँ पर भी अभी कैश मनी है? मैं जितना रियल एस्टेट का मेरा एक्सपोजर है, बेंगलोर के एक डेवलपर को छोड़कर मुझे आज तक ऐसा कोई डेवलपर नहीं मिला है जो कैश लेने को तैयार नहीं होता है। ये आप जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो बना रहे हैं मल्टी स्टोरी, सब जगह कैश है। और कैश क्यों है? क्योंकि आपके सर्किल रेट और मार्केट रेट में मिसमैच है। अगर एज पर सर्किल रेट 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मार्केट प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है, तो 50 लाख रुपए कैश का एडजस्टमेंट है। और वो कैश का एडजस्टमेंट बायर भी क्यों करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, आपका टैक्सेशन बहुत हाई है। अगर मैं 50 लाख रुपए कैश दे रहा हूं तो उस पर मैंने जीएसटी बचा लिया है, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी बचा लिया है। तो बिल्डर का भी फायदा है, बायर का भी फायदा है। तो हर कोई कैश में खेलना चाहता है। आपको अगर कैश खत्म करना है, जो आपने बहुत लॉफ्टी आइडियल्स दिए थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद खत्म हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रियल एस्टेट में ओपन कैश चलता है। मैंने कहा ना, मैं पूरी पैन इंडिया घूमने के बाद एक बेंगलोर की कंपनी है पूर्वांकरा, जहां वो अपने स्टाफ से भी 1 रुपए कैश नहीं लेते हैं, अगर कोई स्टाफ भी घर खरीदता है। उसके अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, और मैंने अब करीब 15 साल रियल एस्टेट में बिता दिया है। मुझे एक ऐसा डेवलपर उसके अलावा नहीं मिला है जो कैश लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं हम इसको रखेंगे या काटेंगे, लेकिन बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। गौर संस के जो मालिक हैं BL गौर साहब, वो हमारे साथ बैठे थे बातचीत के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेक से डीलिंग होती है, हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी गौर सिटी में जाकर देखा है? गौर सिटी एक कबूतर खाना है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कबूतर खाना है। हर दिन प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर। हाँ, हर दिन प्रोटेस्ट होते हैं। उससे खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पूरे नोएडा एक्सटेंशन में शायद ही आपको देखने को मिले। इतने प्रोटेस्ट हैं वहां पे। अच्छा। ये मोरल हाई ग्राउंड लेना एक चीज होता है,
ये थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड में मैं एक बात बता दूं। तो ये चलिए अब आ जाते हैं ऑफिशियली पे। हाँ, ये बताइए, आपने आम्रपाली का जिक्र किया, आम्रपाली का क्या मामला था? आम्रपाली का भी मामला उसी माइंडसेट से शुरू हुआ था। मुझे याद है मैंने अनिल शर्मा जो उनके सीएमडी थे उनसे एक बार पूछा था, ये 2009-10 की बात है, कि आप जिस तरीके से 1100 रुपये 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था, रवि जी मेरे यहाँ सब के सब आते हैं ब्लैक मनी एडजस्ट करने, वापस मुझसे कौन मांग लेगा। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनका ये माइंडसेट था। जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में आम्रपाली आज डिलीवर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे बुकिंग्स हैं जो 1 रुपए पे बुकिंग हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मामला है जिसको अब कैंसिल किया जा रहा है। तो डन ऑफ ब्लैक मनी हो गया। अगर 1 रुपए पे बुकिंग हो रही थी तो इसका साफ मतलब है कि क्या चल रहा था। सिमिलरली सुपरटेक का जो ट्विन टावर डिमोलिश हुआ है उसके बहुत सारे बायर कोर्ट के सामने क्यों गए थे कि नहीं अब बन गया है तो अब डिमोलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते थे कि बिल्डर हमारा कैश कंपोनेंट वापस करने को तैयार नहीं हो रहा है। और बिल्डर के माइंडसेट से, अभी आपने कहा ना कि आम आदमी कैसे लड़ सकता है, सुपरटेक के ट्विन टावर डिमोलिशन से बड़ा केस स्टडी नहीं है। एक होम बायर जो अपने अपार्टमेंट में किचन के मेकअप से खुश नहीं है, उसने इनको कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आप इसको ठीक कर दें। बिल्डर अपने एरोगेंस में हम नहीं करते। उस एक आदमी की लड़ाई से यह शुरू हुआ, उसके साथ 3 और लोग जुड़े, 4 सीनियर सिटीजन ने मिलकर, और अब बिल्डर ऑफ द रिकॉर्ड ये सबसे कहता है उस समय मैं मान लेता तो मेरे 10-15 लाख रुपए के लॉस थे, आज मेरा 500 करोड़ का लॉस हो गया। अभी मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। एक मीम जैसा कुछ चल रहा है जिसमें एक नागरिक, भारतीय नागरिक निर्मला सीतारमण से कहता है कि मेरी जो इनकम है वो इस तरह से आप ले चुके हैं, और अब मैं अगर मकान ख़रीदने जाता हूँ, अगर जो कुछ मैंने ज़िंदगी भर बचाया या जो मुझे फैमिली वेल्थ मिली तो उसमें फिर आप हमसे इतना ले लेते हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा टैक्सेशन, इसकी वजह से ब्लैक मनी है या आप किसी और वजह से देखते हैं ब्लैक मनी? क्या मुझे लगता है ब्लैक मनी तो एक तरह की राहत है। नहीं, ब्लैक मनी 2 लेवल पे देखा जाएगा। एक उनका ब्लैक मनी जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मनी के प्लेयर्स हैं जो अपना कैश एडजस्ट करते हैं। दूसरा एंड यूजर बायर जो बिल्डर्स के कैश कंपोनेंट पे तैयार होता है। एंड यूजर बायर की आयरनी देखिए, वो क्यों तैयार होता है, क्योंकि उसमें जीएसटी और आपका स्टैम्प ड्यूटी का जो बोझ है, अगर वो 10 लाख रुपए भी देता है, सपोज उसने 10 लाख रुपए भी दिए, 7% का स्टैम्प ड्यूटी, 5% जीएसटी, उसके 1,20,000 रुपये, हर 10 लाख पे 1,20,000 रुपये उसके बच जाते हैं। तो वो इसलिए देता है क्योंकि आपका टैक्सेशन अनरिजनेबल है। दूसरा मेरा एक सवाल है, चलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ये सेल एंड बिल्ड मॉडल पे ही चलेगा। तो अगर ये सच है तो आप मुझे ये बताइए कि अंडर कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा आपको पैट्रोनेज की ज़रूरत है या रेडी टू मूव को? आप अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, रेडी टू मूव पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये भी फ़र्क है? ये भी फ़र्क है। और दूसरा, वो भी एक लूप होल है जिसका बिल्डर फ़ायदा उठाता है। वो जो जीएसटी कंपोनेंट है, रेडी टू मूव होते साथ प्राइस उतना एस्केलेट कर देता है। तो ये आपने सारे लूप होल्स तो आपने बिल्डर्स के फेवर में दे रखे हैं। एस्केलेटेड प्राइस तो सीधे बायर से बिल्डर की जेब में जा रहा है, इसमें तो टैक्स में नहीं जा रहा, टैक्स में नहीं जा रहा है। दूसरा, आप मल्टीपल टैक्सेशन हो गया ना। आप एक जीएसटी ले रहे हैं, फिर आप स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हैं, और ये उस पैसे पे ले रहे हैं जो पैसा बायर ने कमाया है और उस पर इनकम टैक्स दे रखा है। तो ये ट्रिपल टैक्सेशन जो आपका है, तो उसमें बायर के पास भी ये है कि आप जितना ब्लैक मनी एडजस्ट कर लो, जितना कैश कंपोनेंट एडजस्ट कर लो। अब आप मुझे बताइए, आपने बिल्कुल जो मेरा सवाल था, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, तो मेरा सवाल यही था कि ये इस तरह की डिस्क्रिपेंसी क्यों है। आपने बताया कि बायर के सामने कितनी दिक्कत है, तो क्या ये जो बायर है इसके लिए, और हर बायर वो नहीं है जो अपनी जमा पूंजी, प्रोविडेंट फंड ये वाला है, वो भी बायर है जो 50,000 रुपये सिर्फ कमाता है दिल्ली जैसे शहर में, और वो सोचता है 15-16,000 17,000 में किराए के दे रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं कुछ ईएमआई बांध करके कुछ छोटा सा एक अपने लिए सर रखने की जगह। अब ये कमा भी रहा, कमाएगा देगा,
इसकी कमाई इसकी बढ़ नहीं रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, मतलब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उसको टूथपेस्ट खरीदना है, जो ब्रेड खरीदनी है, वो महंगी होती चली जा रही, कमाई बढ़ी नहीं। ऐसा बायर, और उसने ईएमआई भी कराई है, ऐसा बायर क्या करे, कहाँ जाए? क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है? हाउसिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो इस नौजवान बायर के बारे में सोचे? ये बायर जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में ये हाउसिंग मार्केट से बाहर हो गया है। बाहर हो गया है? बाहर हो गया है। आज आप मुझे बताएं, हम नोएडा के सबसे, इंडिया का जो सो कॉल्ड सबसे अफोर्डेबल मार्केट है नोएडा, एक बेसिक 2 BHK भी आपको 1 करोड़ से कम में नहीं है। अच्छा, अब ये रेट्स हाँ, हैं? ये रेट जा रहे हैं। ओहो। अगर 1 करोड़ रुपए में आपका एक 2 BHK चला गया है, तो एक जो ग्लोबली जो बेंचमार्क्स है, मैं पहले उस पे आता हूं। आपका हाउसिंग जो है वो पूरे नेटवर्थ का कितना परसेंट होना चाहिए? ग्लोबल बेंचमार्क है 30%। तो 1 करोड़ का घर खरीदने का मतलब आपका नेटवर्थ 3 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, कौन सा वो बेंचमार्क है जिसपे कि आपकी अफोर्डेबिलिटी तय होती है? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत रिलेटिव टर्म है। नौजवान जो खरीदने जा रहे हैं मकान या खरीदना चाहते हैं, ये सेगमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए 1 करोड़ अफोर्डेबल है, किसी के लिए 100 करोड़ अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबिलिटी का जो बेंचमार्क है कि इट शुड बी आपके ग्रॉस इनकम का 5 साल का ग्रॉस इनकम। सेकंड, साइमल्टेनियस कंडीशन, EMI शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ टेक होम सैलरी। तो अगर मैं 1 करोड़ के घर को भी देखूं तो इसका मतलब कि खरीदने वाला साल में 20 लाख रुपए की सैलरी पे है। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो इस प्राइस बैंड पे हैं? जो ग्लोबल नेटवर्थ का एक, मैं थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के एंगल से बात कर रहा हूं, ग्लोबल नेटवर्थ जो माना गया है कि जिस दिन आपके पास $1 मिलियन हो जाता है, आप कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं। और ये हर कंट्री में परचेज पावर पैरिटी से तय होता है। तो इंडिया में परचेज पावर पैरिटी 22.5 है, मतलब 2.25 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो आप कंफर्टेबल लाइफ में आ गए हैं। और रफली सिर्फ 4% इंडियंस इस बेंचमार्क पे इस समय हैं। सिर्फ 4%? सिर्फ 4%। और उसके बाद क्या आपका नेटवर्थ 2.25 करोड़ में भी आप एक अच्छा डिसेंट घर खरीद सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली 90% जो ये अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं वो एक निगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो नंबर 1, वो पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे हैं। 2 महीने अगर उनको लगता है अपने घर में रह रहे हैं, वो घर बैंक का है, 2 महीने आप EMI नहीं देकर देख लीजिए, आपकी जॉब छूटती है, 2 महीने EMI नहीं दीजिए, आप देख लीजिए बैंक आकर टेक ओवर कर लेगा। दूसरा क्या है कि अगर आपके नेटवर्थ में 80% 90% रियल एस्टेट आ रहा है, या आपने 80 लाख रुपए 1 करोड़ के अपार्टमेंट के लिए 80 लाख रुपए आपने लोन लिया है जिसपे आपको 1.5 करोड़ रुपए बैंक को चुकाने हैं, तो आप मुझे बताइए एक ऐसा प्रोडक्ट, एवरेज हम मानते हैं एप्रिसिएशन अपार्टमेंट का, चूंकि हम रियल एस्टेट की जब बात करते हैं तो लैंड लेकर घर बनाना 1% का है, 99% अपार्टमेंट है। एवरेज जितने लोगों से मेरी बात होती है, सब लोग खुश होकर मुझे बताते हैं कि 10 साल में हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई। मैं जब उसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालता हूं तो 7.2% का आता है। अच्छा जी। आपने 8.5% पे बोरो किया है और 7.2% का आपका एप्रिसिएशन है। आप प्रॉफिट में है या लॉस में है? ये जो हमारा एक कल्चरली हमारे को समझा दिया गया है ना कि अपना घर, जायदाद, और ये जो जायदाद है वो आपकी नहीं है। इस पूरा जो रियल एस्टेट का गेम है, इसके बेनिफिशियरी बिल्डर और बैंक हैं। आप उसके कभी बेनिफिशियरी नहीं बनते हैं। अरे बाप रे, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बैंकिंग ने जिस तरीके से लिबरल लेंडिंग की है, आप ऐसे देखिए कि आप बैंक से किसी और चीज के लिए लोन लेकर देखें, बैंक आपको कितना लोन देता है? आपके नेटवर्थ का 50%, 60%, उससे ज्यादा नहीं। हाउसिंग में आपके नेटवर्थ का आपको 5 टाइम्स क्यों दे देता है? Yes. क्योंकि वो घर बैंक का है, वो आपका नहीं है। एप्रिसिएशन जो है वो बैंक के पास जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। इंडिया में हाउसिंग निगेटिव इन्वेस्टमेंट है, और ऐसी बातें अगर आप बोलेंगे तो बिल्डर्स कम्युनिटी के बीच में आप बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि फिर बिल्डर को लगता है ये हमारा सेल्स खराब कर रहा है।
एक नौजवान जिसकी 50-60 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है और ये भी अब बहुत मुश्किल से मिल रही है, वो और उसके लिए उसको किसी मेट्रो सिटी में रहना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, वो किसी टियर 2 टियर 3 में नहीं जा पा रहा है। अब ऐसा नौजवान अपने उसके लिए यही बेहतर है कि वो एक किराए की एकोमोडेशन में रहे, बजाय इसके कि इस माइंडसेट में जाए जो दादा पर दादा का माइंडसेट था कि अपनी छत होनी चाहिए। हमने एक कैलकुलेशन निकाला था कि अगर आप से 25 साल की उम्र में 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं और आप 20 लाख दे रहे हैं अप फ्रंट, 80 लाख रुपए आप लोन ले रहे हैं, अगर आप घर खरीदने की बजाय उस 20 लाख को किसी फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप 40 साल के होंगे तो आप बिना किसी लोन के वो घर खरीद सकते हैं। लेकिन आपको कल्चरली ऐसा समझा दिया जाता है, मैं लोगों को जानता हूं और ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि नए लड़कों की शादी नहीं होती है, इसके पास अपना घर नहीं है। तो ये जो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट का फायदा रियल एस्टेट वाले उठा रहे हैं। अरे बाप रे, आप इससे ये जो बात आप कह रहे हैं, ये सोसाइटी को झकझोरने वाली बात है कि लड़कों की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि उनके पास अपना घर नहीं है, और अपना घर जो है वो अपने आप में एक ट्रैप है। मैं आपको केस स्टडी वाइज बताता हूं। मैं अभी पुणे में मैं किसी से मिला, फाइनेंशियली वेल ऑफ 35 साल का लड़का, उसकी शादी इसी ग्राउंड पे नहीं हुई थी कि इसके पास अपना घर नहीं है। उसका नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपए। वो कहता है मैं जिस 2.5 करोड़ रुपए के घर में 40,000 रुपए के रेंट पे रह रहा हूं, मैं अपने 2% के आसपास के रेंट पे रह रहा हूं और उस पैसे से मैं 12% कमाता हूं, तो मैं ये निगेटिव इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? लेकिन चूंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, तो हम लोग एक इमोशनल साइड हमारा बहुत ज्यादा रहता है कि अपना घर एक चेन भी है यंग, खासकर यंग लड़कों के लिए मैं कहूंगा। क्योंकि अगर आपने घर खरीद लिया, फिर किसी दूसरे शहर में बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इनडिसीजन में आ जाते हैं कि अपना घर बंद करके जाऊं, इसको रेंट पर देकर जाऊं। वो इमोशनल भी हो जाता है इंसान, इमोशनल एंगल भी आ जाता है, नहीं देना चाहते किसी और पराये आदमी को। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप घर तब खरीदें, जो मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि आप घर तब खरीदें जब आप 45 इयर्स के एज को क्रॉस कर चुके हों, आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों। देखिए, लोन अपने आप में गलत वर्ड नहीं है, लोन को आप सबको समझना पड़ेगा। लोन या तो लिवरेज है या लायबिलिटी है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन मैंने घर खरीदने के लिए 1 करोड़ लोन लिया, सिर्फ इसलिए लिया कि जो मेरे पास 1 करोड़ है मैं उससे 15% कमा रहा हूं और यहां मैं 9% दे रहा हूं, तो वो लिवरेज है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ असेट ही नहीं है और मैंने वो लोन उठा लिया है, वो लायबिलिटी है। फिर तो ये लेवरेज और लायबिलिटी के बीच का बैलेंस आपको समझना पड़ेगा। हमारे जो एक जनरेशन पहले वाले लोग थे कि पूरी जिंदगी काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद अपना घर सोचते थे, वो ज्यादा समझदारी का फैसला करते थे। ये जो रैट रेस आया है, और इस रैट रेस को आगे बढ़ाने में बैंक्स, बिल्डर्स, सबकी इन्फ्लुएंस पेडलिंग बहुत काम आ रही है। जितने भी एड्स आते हैं हाउसिंग कंपनीज के, उन सब में एक इमोशनल अपील होती है, और वो इमोशनल अपील यही होती है कि अपना घर, और ये बहुत कम उम्र के नौजवानों को भी बेचा जा रहा है। तो ये जो इतनी शहर के शहर, जिसे हम कहते हैं कंक्रीट के जंगल जो बना करके खड़े किए गए, कई बार तो मुझे लगता है डिमांड सप्लाई रेशो में सप्लाई ज़्यादा है। कभी आप गाज़ियाबाद जाएँ, यहाँ नोएडा जाएँ, तो लगता है कि इतना ज़्यादा बन गया है। नहीं, मैं इंडिया में आज भी 3 मिलियन हाउसेज के शॉर्टेज वाले माहौल में है, तो मैं सप्लाई जाता नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। जरूरत कहाँ पे है, बना कहाँ रहे हैं। हाँ, आज देखिए सारे डेवलपर्स जो हैं वो लग्जरी और सुपर लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लग्जरी और सुपर लग्जरी में एक कार्टेल है, पैसा पार्क करने का एक जगह है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में एंड यूजर आता है। तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग से जितने बड़े डेवलपर हैं सब कट चुके हैं, सब के सब अब 3 करोड़ अपवर्ड्स पे जा रहे हैं। मतलब हमारे जैसे पेंटिंग की दुनिया में होती है ना कि एक पेंटिंग की कीमत 50 करोड़ है, वो उस पेंटिंग की कीमत नहीं है, वो उस लग्जरी कार्टेल में घूमने वालों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अचानक इंडिया से बाहर भी जाना है, आप गोल्ड लेकर नहीं जा सकते, रेमिटेंस की भी एक लिमिट है, पेंटिंग लेकर चले जाएंगे, वहां पे 50 करोड़ में आपको मिल जाएगा। हाउसिंग में कुछ इस तरह का लग्जरी का कार्टेल बनता जा रहा है। जरूरत अफोर्डेबल हाउसिंग की है,
जरूरत 70 लाख से नीचे के घर की है, बट कोई भी नया लॉन्च मुझे आज उस प्राइस रेंज में नहीं दिखता है। दूसरी बात, आपने कहा विज्ञापन। विज्ञापन पे आने के पहले मैं बताता हूं कि मीडिया में अभी तक क्या चल रहा था। मीडिया में क्या होता था, 4 बड़े अखबार थे, मीडिया डेमोक्रेटिक हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब बड़े टीवी चैनल्स और अखबारों की मोनोपोली खत्म हुई, बट बिल्डर्स के लिए भी इन्फ्लुएंस पेडलिंग बहुत आसान हो गया। एक ही बात को, देखिए हमारा और आपका कोई एजेंडा नहीं है, हम जो सच है बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बिल्डर एक ही इन्फ्लुएंस पेडलिंग को बार बार मल्टीपल चैनल्स पर लाकर, इट्स लाइक कोई कह रहा है ठंडा मतलब कोका कोला, इतनी बार बोल दो कि कोई बोले ठंडा मतलब कोका कोला। हम सब जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है ठंडा का मतलब कोल्ड होता है, कोका कोला नहीं होता है। लेकिन आप इतनी बार बोलो कि लोगों के वो जुबान पे चढ़ जाए। बिल्डर्स का वो इन्फ्लुएंस पेडलिंग है। रही बात विज्ञापन की, तो मीडिया ने बिल्डर्स के विज्ञापन में अपने ऐसे हाथ जलाए हैं जिसपे अगर मैं बोलने पे आऊं तो अपने आप में एक खुलासा हो जाएगा। थोड़ा तो बोलिए। ये उस दौर की बात है जब जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक, ये सब बड़े खिलाड़ी थे, मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेकर बैठे थे। इन्होंने अंग्रेजी के कुछ बड़े अखबारों के साथ और कुछ चैनल्स के साथ भी ये टाई अप किया कि हम 50 करोड़ का या 100 करोड़ का विज्ञापन आपसे ले रहे हैं, बदले में हम पैसा नहीं देंगे, बदले में हमारे अपकमिंग प्रॉपर्टी में एक टावर आपका है। मीडिया हाउसेज में प्रॉपर मेल जाते थे एम्प्लॉइज को कि आप उसी प्रोजेक्ट में खरीदें, हमसे खरीदें, हम आपको इतना % डिस्काउंट में दे रहे हैं। हुआ क्या, डीलर बन गए। डीलर बन गए। और ये इंडिया के कुछ लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेलीज की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हुआ क्या कि बिल्डर तो बहुत शार्प प्लेयर था, उसने पूरा विज्ञापन का पैसा एग्जॉस्ट कर लिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए। कुछ अखबारों में पूरी मार्केटिंग टीम इसी वजह से बदली गई कि तुम लोगों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था इसमें। तो मीडिया की जब आप बात करते हैं, आप आज भी देखिए रियल एस्टेट के रिपोर्ट्स उठाकर देख लिए, आप सामने बैठे हैं, अभी गूगल सर्च मारें, आपको जो टॉप 10 रिपोर्ट मिलेगी उसमें शायद ही कोई ऐसा रिपोर्ट हो जो कंज्यूमर सेंट्रिक होगा। सारे के सारे रिपोर्ट्स जो होंगे, बिल्डर जो कहना चाहता है वो लाइन है, बिल्डर ने जो प्रेस रिलीज निकाला है वो लाइन जा रहा है। आप ये कह रहे हैं देश के सबसे बड़े, सबसे रिस्पेक्टेड, भरोसेमंद अंग्रेजी के अखबारों ने वहां पर डीलरशिप की भूमिका निभाई, बार्टर डील जिसको कहा गया था। और फिर जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए तो जो उन्होंने अपने भी एम्प्लॉइज को बेचा था वो सब स्टकअप है। आम्रपाली में मैं कम से कम 50 जर्नलिस्ट दोस्तों को जानता हूं जिनका घर फंसा है। अरे बाप रे बाप। तो ये पूरा का पूरा जो बिल्डर्स का कार्टेल रहा है शुरू से, वो आज भी चल रहा है। आप एक बात बताइए, इंडस्ट्री में जो आप रिपोर्ट्स देखते हैं, इतना सेल हो गया, क्या वो रिपोर्ट्स विश्वास करने के लायक है? जब हम एक ऐसे इकोनॉमी में बैठे हैं जहां जॉब लॉसेज हो रहे हैं, जहां सैलरी कट हो रही है, वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहां पे उतने के जो सेल्स के जो आप फिगर आ रहे हैं, और मैं सबसे पहले बात ये समझिए कि ये सेल्स के फिगर दे कौन रहा है? कंसल्टेंट्स। क्या आपने उन कंसल्टेंट्स का कभी बैलेंस शीट उठाकर देखा है? 90-95% रेवेन्यू ब्रोकरेज से है, 5% कंसल्टेंसी से है, तो वो भी बिल्डर्स के एजेंट हैं। अब ऐसा भी हुआ है इस देश में, जिस पर कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक बहुत अच्छी स्टोरी भी की थी, कि एक कंसल्टेंट की रिपोर्ट ने कहा इस क्वार्टर में 27% सेल्स अप है, दूसरी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट ने कह दिया 9% डाउन है। इतने का मिसमैच कैसे हो सकता है? जबकि ये तो हार्ड फिगर्स हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कि मेरे और आपके फिगर में आधा % का डिफरेंस आ सकता है। 27% अप, 9% डाउन का कैसे हो सकता है? मैंने कई कंसल्टेंट्स से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा है कि भाई आप जो सेल्स फिगर कह रहे हो, आप सेल्स मानते किसको? कुछ ने कहा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को। मेरा सवाल है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा फ्रेश बिल्डर से सेल है और कौन सा सेकेंडरी मार्केट का सेल है, कौन सा डिस्ट्रेस का सेल है? एक कंसल्टेंट ने उससे बचने के लिए मुझसे कहा कि हम बैंक लोन को देख रहे हैं। मैंने कहा जो बायर बैंक लोन नहीं ले रहा है, क्या वो बायर नहीं है? क्या वो फिगर सेल्स फिगर नहीं है? तो ये जितने रिपोर्ट्स हैं अनरिलायबल रिपोर्ट्स हैं। एक सेगमेंट है जो छोटा बिल्डर होता है, वो 4 फ्लोर बनाता है,
3 फ्लोर्स बनाता है, क्या वो रेरा में आता है? नहीं, 500 स्क्वायर मीटर से कम का प्रोजेक्ट रेरा में नहीं आता है। रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला भी बहुत बड़ा मार्केट है, और ये सब जगह जो भी अपकमिंग टाउनशिप्स हैं, एनसीआर के इलाके हों या मुंबई के या बेंगलोर के, सब जगह ये है। तो ये जो 3 या 4 फ्लोर बना करके बेच रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? क्या इसमें फिर सीधे अगर कोई झगड़ा बनता है तो एफआईआर होगी या सिविल कोर्ट जाएंगे और मुकदमा लड़ेंगे, क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर कोर्ट इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है। सबसे बेहतर विकल्प है कंज्यूमर कोर्ट। लेकिन वही वाली बात है कि आम तौर पे अब वो जो बिल्डर फ्लोर की आप बात कर रही हैं, वो छोटे लेवल पर बनना बंद हो गया है। अब वो हाई एंड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, किसी के पास कनॉट प्लेस में एक प्लॉट है, वहाँ पे वो 10 करोड़ का 4 अपार्टमेंट बनाकर बेच रहा है। वो बायर कभी कोर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा खेल है। जी जी, मैं सर्किल रेट कहीं बेंगलोर होगा, में कॉस्ट कहीं होगी। बेंगलोर में मैं जाता हूँ, एमजी रोड पे मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ, मैं बिल्डर्स को से पूछता हूँ, वो कहता है 12 यूनिट है और मेरे पास 7-7 करोड़ के 15 चेक पड़े हैं। मुझे चूज करना है कि मैं किसको बेचूंगा, क्योंकि वहाँ पे वो अपने लोकेशन को बेच रहा है। और ये जो छोटे लेवल पर बिल्डर फ्लोर बनते थे, वो बंद हो गए। जो गुड़गांव, नोएडा वगैरह में बनते थे, अब वो नहीं है, ना के बराबर रह गए हैं वो मार्केट। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि एक इकोनॉमी ऑफ स्केल नाम की भी एक चीज़ होती है कि मेरे पास एक प्लॉट है, अगर मैंने 4 यूनिट बनाया है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अच्छा, बायर ये सोचता है कि मैं 50 लाख रुपए में ये खरीदने की जगह 60 लाख में मल्टी स्टोरेज में जाऊंगा तो वहाँ मुझे एमिनिटीज बहुत सारी मिल जाएगी। तो वो मार्केट अब बहुत सैचुरेट हो रहा है। उसमें ये भी है कि कई बार अथॉरिटीज़ की तरफ से आ जाता है कि अब आप 4 फ्लोर नहीं बना सकते, 3 ही बना सकते, तो उसमें भी फिर वो कॉस्ट आती नहीं है। वो क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट इस तरह का? तो ठीक है, ये एक ज़रूरी सवाल था, और मुझे लगता था कि इस तरह की भी सोसाइटीज़ बन तो रही हैं। लेकिन आपने सही कहा, इसमें बड़े नाम आ गए हैं, जो बिल्डर फ्लोर वगैरह में भी बड़े नाम आ गए हैं, वो भी गेटेड सोसाइटी में ही हो रहा है। गुड़गांव में 4 फ्लोर का बिल्डर फ्लोर भी जो बन रहा है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ वाले रेंज में है, ज़्यादा में है। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास था, वो हाउसिंग मार्केट से फेज आउट होता जा रहा है। और देखिए, वर्ल्ड ओवर जब भी रियल एस्टेट का बूम और बस्ट साइकिल होता है, उसका एक पैटर्न है। बूम साइकिल जो होता है उसमें सब के सब बुलिश हो जाते हैं, हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ग्राउंड रियलिटी से वो कट जाते हैं। लेकिन लग्जरी का बायर की भी एक लिमिट है इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद वो दौर आता है कि जब अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती चली जाती है। इंडिया में भी हो चुका है कई बार, लेकिन डेवलपर्स अपनी पुरानी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं। आज मैं नोएडा में देख रहा हूं कि नोएडा में लोग जिस प्राइस बैंड, नोएडा एक्सटेंशन, जिसको कि कंसेप्चुअलाइज किया गया था कि ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल मार्केट में से एक होगा, वहां पे आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच के लॉन्चेस हो रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर आप किस बायर सेगमेंट को देख रहे हैं? लेकिन बायर हैं तभी तो। वही मैं कह रहा हूं, बायर्स जो हैं वो बेसिकली लग्जरी वाले, वो पैसा पार्क करने वाले लोग हैं। और पैसा पार्क करने के लिए रियल एस्टेट जब जब अवेन्यू बना है, तब तब वो कोलैप्स भी हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि डेवलपर ए ने बनाया, इन्वेस्टर का पैसा पार्क हुआ, ये देखकर डेवलपर बी भी वही करेगा, डेवलपर सी भी वही करेगा, फिर लग्जरी का ओवर सप्लाई हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेड हाउसिंग का भी, जिसमें एल्डरली लोगों के लिए, सीनियर्स लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ हो रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक बड़ा क्राइसिस, सामाजिक क्राइसिस हमारे समाज में बहुत अरसे से है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ हम कैसे उनको कंफर्टेबल रहन सहन दें। बच्चे बाहर चले गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, और जो उनका पुराना मकान था वो उनके लिए उतना अफोर्डेबल नहीं है। नई जगह वो जाते हैं तो वहाँ पर भी सुबह से शाम तक दरवाजे बंद हैं सबके, सब लोग काम पे गए हुए हैं। तो ऐसे में जो सोशल लाइफ है वो बहुत अफेक्टेड है। तो ये जो सीनियर हाउसिंग है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, सीनियर हाउसिंग में आने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रियल एस्टेट में जब सेगमेंटेशन की आप बात करते हैं तो सेगमेंट है रेजिडेंशियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिस स्पेस, ये सब। विद इन हाउसिंग
ये जो सेगमेंट की आप बात करें ये बेसिकली नीड बेस्ड हाउसिंग आ गई है। आइडियली ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम एक डाइवर्स हेट्रोजेनस सोसाइटी में हैं, तो आइडियली ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नीड बेस्ड इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे एनआरआईज हैं या दूसरे शहरों में रह रहे हैं। उसके अलावा बहुतों के पास अपना कोई बच्चा भी नहीं है। तो इसको देखते हुए ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये कह रही है इस समय इंडिया में 149 मिलियन एल्डरली हैं, और एक रिपोर्ट ये कह रही है कि बाई 2050 इंडिया में बच्चों से ज़्यादा पॉपुलेशन बुजुर्गों की हो जाएगी। इसको देखते हुए ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है। इस सेगमेंट में इंडिया में मैं रियल एस्टेट का चाहे जितना भी बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं। इसको भी दो लेवल पर देखा जाता है, एक होता है सीनियर हाउसिंग, एक होता है असिस्टेड लिविंग। इन दोनों लेवल पे बहुत पोटेंशियल है, लेकिन डेवलपर्स जाना नहीं चाहते हैं उसमें। हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं जो इस सेगमेंट में हैं। वो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि डेवलपर्स का एक माइंडसेट ये होता है कि हम प्रोजेक्ट डिलीवर करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें, उसके बाद कितने समय तक हम इलास्टिसिटी के तहत मेंटेनेंस अपने पास रख लें। लेकिन सीनियर हाउसिंग में आपको सर्विस देनी पड़ती है, जो कि उनका एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जैसे आसियाना हाउसिंग है या फिर वेदांता है या कोलंबिया पैसिफिक है, इन सब ने इंडिया में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। और मेरा मानना है कि ये सीनियर हाउसिंग इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत में से एक है, जिसकी तरफ ज़्यादातर बड़े प्लेयर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या फीचर्स हैं सीनियर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में? देखिए, आप सपोज कल को हम सब कुछ सालों के बाद हम भी उस सेगमेंट में आ जाएंगे। हमारी नीड्स क्या होती हैं? हमारी नीड्स ये होती हैं कि घर में कोई नहीं है तो मेरा हाउसकीपिंग हो जाए, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ तो मुझे किचन कम्युनिटी किचन मिल जाए, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं एक इंटरकॉम पे कह रहा हूँ एक डॉक्टर अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर। सीनियर लिविंग में ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। क्रिटिकल इलनेस पे वो आपको ले जाकर हॉस्पिटलाइज भी करा देते हैं। और सीनियर हाउसिंग इंडिया में ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा वही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि लोग समझते हैं ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम एक डॉर्मेट्री होता था जिसमें कि 25 लोगों के लिए बेड लगी होती थी एक छत के नीचे। यहाँ आप अपने इंडिविजुअल अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क इतना हाई बना दिया है कि अगर आप वेल टू डू सीनियर सिटीजन हैं, देहरादून में आप अंतरा के प्रोजेक्ट्स देखें, करोड़ों में अपार्टमेंट मिल रहे हैं, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ मिल रहे हैं। तो जरूरत है कि आप सीनियर हाउसिंग को कैटर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो टॉप 10 लिस्टेड डेवलपर्स हैं उसमें कोई भी सीनियर हाउसिंग में क्यों नहीं है? जो टॉप 10 हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, जो दावा करते हैं हमने 20,000 करोड़ का सेल कर लिया, 10,000 करोड़ का सेल कर लिया, वो सीनियर हाउसिंग में क्यों नहीं है? क्योंकि आप डिमांड सप्लाई माइंडसेट को नहीं समझ रहे हैं। आज भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च इंडिया में कैसे होता है? पीयर प्रेशर, मेरे बगल वाले ने किया है मैं भी करूंगा, या मेरी अपनी गट फीलिंग? कोई ऐसा डेवलपर है जिसने कि कभी भी कंज्यूमर सर्वे किया हो, कंज्यूमर फीडबैक लिया हो? सिर्फ एक प्लेयर है जिसने बैंगलोर में भी इसकी शुरुआत की है। बैंगलोर का एक प्लेयर है भद्रा ग्रुप, जिसने एक मार्केट में रिलेटिवली साइज में स्मॉल प्लेयर है, उसको जिस मार्केट में लॉन्च करना था उसने देखा कि सारे बड़े नाम वहां पे पहले से हैं, उसको मार्केट डिफरेंशिएटर चाहिए। उसने कंज्यूमर सर्वे कराया कि वहां पे बायर चाहता क्या है। पहली बात, बायर है कौन? पता चला कि वो बैंगलोर देख रहा था, वहां पर मैसूर के बहुत सारे बायर आएंगे, वहां पे बहुत सारे एनआरआई आएंगे, वहां पे रिटायरमेंट डेस्टिनेशन ढूंढने वाले आएंगे। क्लैरिटी आ गई। उसके बाद कि वहां पे बायर चाहते क्या हैं? वहां के बायर ये चाहते हैं कि हमारा 100% वास्तु कॉम्प्लायंट प्रोजेक्ट हो। उसने अपने स्पेसिफिकेशन वैसे बनाए, शेयरिंग वॉल नहीं हो। और जब मैं उन सब डेवलपर्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसी सोच बड़े डेवलपर के पास क्यों नहीं है? आप क्या मतलब डब्बा बना बनाकर बेचना चाहते हैं? आपका बायर कौन है और क्या चाहता है? क्या आपने कभी उस पर स्टडी क्यों नहीं करते हैं आप? ये बहुत डिटेल में जाने वाली बात है, मगर ये जो आपने फीचर्स बताए सीनियर लिविंग के, इसमें अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जा रही है और खाना
की व्यवस्था हो रही है, उनको खाना बनाने की चिंता नहीं है। और जाहिर है जब सीनियर्स के लिए खाना बन रहा है तो स्पेसिफिकेशंस के साथ बन रहा होगा, कोई डायबिटिक होगा, कोई हार्ट पेशेंट होगा, कोई किडनी पेशेंट होगा। तो अगर ये ऐसी चीज़ है तो ये तो आई फील मतलब कि मैं मुझे भी इसी उम्र में मिल जाए, मतलब नहीं, तो उसमें कुछ ये होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि और वो नॉर्म्स ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर यंग लॉट वहाँ जाकर घर खरीदता है, देखिए हम अभी भी अगर कहें हम मिड एज में हैं, हम कभी पार्टी भी कर रहे हैं, म्यूजिक तेज बजा रहे हैं, तो सीनियर्स को प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे नॉर्म्स बहुत क्लियर होते हैं कि 60 प्लस वाले ही रह सकते हैं, ओके। नंबर 1। नंबर 2, आपके अपने बच्चे भी, और ये इसलिए किया जाता है नॉर्मली कि वहाँ पे इन्वेस्टर ना आ जाएं, कि आपके अपने बच्चे भी हैं तो वो 20 दिन रह सकते हैं, उसके बाद उनके लिए एक हॉस्टल बाहर में बना है, वहाँ रह सकते हैं। वो एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन कम्युनिटी होता यानी है। कि एनआरआई बच्चे अगर विदेश से आकर के 1 महीना अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहते हैं तो 20 दिन की 20 कैप है। दिन की कैप है, 20 दिन आप उनके साथ रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अदरवाइज वहाँ पे भी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर आ जाते हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टर आकर बैठ जाएंगे। डे विजिटर्स आ सकते हैं। हाँ, डे विजिटर आ सकते हैं, और ये अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स हैं, बट मोटे तौर पे ये है कि कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो गेम्स रखे गए हैं वो भी सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक गेम्स होते हैं। वहाँ पे सुबह में शाम में जो योगा होता है वो भी सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक कस्टमाइज होता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, मैं हमेशा ये आई वंडर कि ये बड़े प्लेयर इस सेगमेंट में क्यों नहीं आना चाहते हैं, और मैं उसका जवाब भी है मेरे पास। एक और कॉन्सेप्ट है किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट। किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट में बहुत सारे बड़े प्लेयर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स को एक लायबिलिटी समझा जाता है। ये बहुत हार्श ये है, लेकिन सच्चाई है ये। लोग बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस्ड होते हैं माँ बाप की बजाय। तो किड सेंट्रिक में ये हो जाता है कि ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, आपको गिटार सीखना है विद इन द कैंपस, लाइब्रेरी विद इन द कैंपस, टेनिस सीखना है विद इन द कैंपस, वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है। यहाँ सीनियर सिटीजन में मैं देख रहा हूँ कि या तो लोग, जो बायर प्रोफाइल मैंने देखा है, या तो खुद के लिए ले रहे हैं, या वो लोग ले रहे हैं जो एनआरआईज हैं, जो उनके पास सरप्लस पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं दे सकते। लेकिन जो एक एवरेज वर्किंग क्लास है वो किड सेंट्रिक हाउसिंग तो ले रहा है, लेकिन सीनियर हाउसिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीनियर हाउसिंग में मुश्किल से 15 से 20 प्लेयर इस समय इंडिया मार्केट में है। किड सेंट्रिक में कितने प्लेयर्स हैं? गोदरेज जैसा बड़ा नाम भी इसमें है। अच्छा, तो गेरा प्रॉपर्टीज भी है, एस्पायरिंग है बहुत। हाँ, ये सेगमेंट को लोग ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मान रहे हैं। एक सेगमेंट और है, बहुत से लोग यंग जनरेशन के भी या 40-50 साल के भी, वो अकेले हैं या अकेले रहना चाहते हैं। उन्होंने ये तय किया वो अकेले रहेंगे, उनको उनकी बहुत बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे लोग किचन से के साथ में उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत करियर है, आना जाना आउटगोइंग है। क्या ऐसे लोगों के लिए भी एक हॉस्टल जैसी कोई मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पर लोग, वर्किंग क्लास के लोग सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, अपना काम करते हैं, फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो भी ये भी गायब है। को लिविंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो बिल्कुल ऐसा ही था, बट को लिविंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में जैसे ही पिक पे आया वैसे ही कोविड आ गई, जहाँ के लोग कम्युनिटी लिविंग से दूर भागने लगे। नहीं तो को लिविंग का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, फ़र्क ये है कि को लिविंग में आप उसको परचेज के एंगल से देख रही हैं, वो रेंटल के एंगल से था। मैं रेंटल की बात कर रही हूँ। रेंटल था कि आपको, अगर आपका बजट कम है तो एक रूम में डबल बेड है, कोई और भी रह रहा है। बजट ज़्यादा है, आप एक्सक्लूसिव रूम भी ले सकते हैं, कम्युनिटी किचन मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है। वो चीज़ें को लिविंग में शुरू हुई थी। ये कहाँ पर हुआ था ये? गुड़गांव में भी है। अच्छा, गुड़गांव में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है। लेकिन और इसमें बड़े ऑपरेटर्स कुछ आने लगे थे, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि ऐसे अगर एक कोई भी प्लेयर हाउसिंग में जाकर सोचेगा कि रेंटल हाउसिंग में बनाऊं, मैं रेंटल हाउसिंग पे बाद में आता हूँ, रेंटल हाउसिंग में रिटर्न उसको 2% का है। यहाँ सारी फैसिलिटी के साथ उसका 6 से 7% का रेंटल रिटर्न आ जाता है। इसलिए बड़े प्लेयर्स आने लगे थे, लेकिन कोविड के बाद वो माइंडसेट हो गया कि थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, तो वो एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, रेंटल हाउसिंग इंडिया में नहीं पिक कर रहा है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग को लेकर बजट में मैं इतने लॉफ्टी अनाउंसमेंट सुनता हूं कि मुझे लगता है रेंटल हाउसिंग का राम राज आने वाला है।
लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं होता है। क्या सुना आपने बजट में? मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात हुई, रेंटल हाउसिंग की बात हुई, एक्सक्लूसिव रेंटल हाउसिंग की बात हुई थी। रेंटल हाउसिंग का हाल वही है जैसे स्मार्ट सिटीज का है, कब बना कहाँ बना किसी को नहीं पता है। तो रेंटल हाउसिंग इंडिया में क्यों नहीं पिक कर रहा है? देखिए, मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं अपना पैसा 2% के रिटर्न में ब्लॉक क्यों करूंगा? अगर आपको रेंटल हाउसिंग को ल्यूक्रेटिव बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो रेंटल हाउसिंग को ल्यूक्रेटिव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी जिस हद से ऊपर जा रही है, एक एवरेज इंडियन घर नहीं खरीद सकता है, तो वो रेंटल में ही जाएगा। बिल्डर को तो पता ही है ये आप बात। सिंगापुर का मॉडल देखें। सिंगापुर में मोर देन 50% हाउसेज जो हैं वो रेंटल हाउसेज हैं, और वो मॉडल मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि उन्होंने डाइवर्सिटी का ध्यान रखा है। 40% चाइनीज हैं तो 40% चाइनीज को ही घर मिलेगा, उससे ऊपर फिर मलेशियन को मिलेगा, इंडियंस को मिलेगा। मतलब कि पूरी डेमोग्राफी का जो ब्रेकअप है वो ब्रेकअप एक अपार्टमेंट के अंदर भी है, सो दैट मतलब रेसिज्म नहीं हो। तो सिंगापुर का मॉडल बहुत अच्छा मुझे लगता है। यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, या तो आपको रेंटल रिटर्न बढ़ाने पड़ेंगे या लुक्रेटिव दूसरे तरीके से बनाने। रेंटल रिटर्न आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तो दूसरा उपाय क्या है कि आप इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा एफएसआई दे दीजिए। अगर एक बिल्डिंग में 20 फ्लोर की जगह 40 फ्लोर बनाने का परमिशन दे दीजिए, कहीं आपको उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, उसको टैक्स ब्रेकअप में आप एडवांटेज दीजिए, रेंटल हाउसिंग से टैक्स को आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए, तभी कोई प्लेयर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम अनाउंसमेंट तो बहुत सारे करते हैं, उसके निटी-ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि भाई कोई हमारे में यहाँ इतना इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्डर के लिए भी अभी लुक्रेटिव नहीं हो रहा है, और अगर बिल्डर के लिए लुक्रेटिव नहीं है तो एंड यूज़र के लिए भी वो महंगा ही रहेगा। तो ये एक सरकार की तरफ से ये कमी है, जबकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, नॉट इन दैट सेंस, इन द बैड सेंस, लेकिन वो अपने कारोबार या अपनी नौकरी की वजह से वो अपने शहर को छोड़ करके बहुत दूर दराज के बड़े शहरों में रह रही है। वहाँ पर उसको बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे इतनी दूर जगह मिलती है, और वहाँ पर एमिनिटीज़ कम होती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम होता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ पर मैं महिला जो एक वाइट कॉलर जॉब कर रही है या ब्लू कॉलर जॉब कर रही है, उसके नज़र से जब मैं देखती हूँ तो बड़ा भयानक लगता है। जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं तो ये लगता है कि बहुत एक्सपोज्ड है ज़िंदगी, बहुत ज़रूरत है उनको कंसोलिडेट करने की, उनकी पूरी ज़िंदगी के जो पैटर्न है उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तब मेरे पास एक गेस्ट थी मेरी जो एक्ट्रेस हैं, और वो बॉम्बे में रहती हैं। बॉम्बे का हाल जब वो बता रही थी कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या जो ए ग्रेडर्स नहीं हैं, बी ग्रेडर्स नहीं हैं, जो सी ग्रेडर्स हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनका हाल बहुत बुरा हाउसिंग को लेकर के। तो वो एक बेसिक सिक्योरिटी नहीं है किसी के पास शहरों में। मुंबई की एक अभी रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोगों के लिए रेंटल की डिमांड जो मार्केट से है वो उनकी सैलरी से ज़्यादा है। देखिए, हम लोगों को फॉर एग्जांपल आपने एक्ट्रेस की बात की, हम लोगों को ये देखकर लगता है कि वो 4 टीवी सीरियल में काम कर रही है तो सी मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। बहुत सारे वो एक्टर्स हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस के पेरोल पे हैं, महीने के लाख सवा लाख रुपए पे हैं, उनके 4 या 6 सीरियल जितने भी हैं सब में काम कर रही हैं। अरे उसमें भी पैसा नहीं मिला। हाँ। वो ये भी बता रही थी कि पैसा रुका हुआ है, मतलब सीरियल पूरा खत्म हो गया, ऑफ एयर हो गया है, और अभी तक उनको पैसा, उनके पता चला 10 एपिसोड का पैसा बाकी है, वो नहीं मिला है। और यहाँ जो मकान मालिक है वो रोज धमकी दे रहा है, जैसे ही वो घर पहुंचेंगी उनको धमकी मिल जाएगी। तो ये जो हालत है बड़े शहरों में, ये बहुत स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात नहीं, हर जगह यही देखिए, है। आपको सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि रियल एस्टेट को समझने के लिए आपको पूरी इकॉनमी में समझना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि हमने रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है, रियल एस्टेट की वजह से इकॉनमी में बूम आएगा। आप दूसरे एंगल से देखिए, एक एवरेज इंडियन अगर आप उसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग दे रहे हैं तो क्या वो अपने सेविंग्स को कैश घर में लेकर बैठेगा? वो कहीं ना कहीं मार्केट में लगाएगा, फाइनेंशियल असेट में लगाएगा, वो किसी कंपनी का स्टॉक खरीदेगा। तो इकॉनमी का जो है पूरा चैनलाइजेशन वैसे होगा कि पैसा मार्केट में वापस आएगा और वो एक डिसेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में रेंटल में रह सकता है। रेंटल हाउसिंग को लेकर आज से नहीं, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं, हर बजट में या तो बात होती है तो बहुत लॉफ्टी बात होती है बिना किसी ब्रेकअप के।
ये कहना बहुत आसान है कि हम रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे, इसका फ्रेमवर्क ये होगा वो होगा, और उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पर पता कर लें, उस पर कोई काम नहीं होता है। यानी कि रेंटल हाउसिंग में बिल्डर का दोष कम है, कृपा कहीं और रुकी हुई है। एग्जैक्टली मैं तो हमेशा से कहता हूं कि बिल्डर्स भी जहां भी कल्प्रिट भी हैं, उनको वो सिस्टम ने छूट दे रखी है। तब आज हालत ये हो गई है कि नोएडा अथॉरिटी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि आप घर खरीदेंगे, अब जो फ्रेश बुकिंग होगी इमीडिएटली आपको 10% स्टैंप ड्यूटी का दे देना है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि प्रोजेक्ट पूरे हो गए, बिल्डर ने अथॉरिटी का पेमेंट नहीं किया, बायर ने पोजीशन ले लिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि अथॉरिटी का पेमेंट बाकी है। अथॉरिटी ने, जो अमिताभ कांत की रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी ने रिलैक्स नॉर्म किए कि चलो भाई तुम्हारा इतना माफ कर दिया, इतना दे दो, उसमें भी कोई 25-30 प्लेयर आगे आए, बाकी सब चुप बैठ गए। वो 25-30 में भी बहुतों ने नहीं दिया है अभी तक। क्यों नहीं देते हैं? क्या घाटे में है? कोई रियल एस्टेट कंपनी घाटे में नहीं है। जो रियल एस्टेट कंपनी थोड़ी सी भी कैश निगेटिव होती है वो प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है। एक रियल एस्टेट कंपनी अभी भी मुझे नहीं दिखता जो घाटे में है। जो घाटे में गया है वो डिफॉल्टर हुआ है। प्रॉब्लम यह है, जो हम रियल एस्टेट के लिए एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं डेवलपर्स के लिए खासकर, रिच प्रमोटर्स ऑफ सिक कंपनीज। तो ये सारे डेवलपर्स वो हैं जो रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनीज हैं। तो ये रिच हुए उसी से कंपनी से हैं। मैं उनका जब उनकी कार्स का जब फ्लीट में देखता हूं, मतलब 2-3 करोड़ से नीचे की गाड़ी नहीं, और कोई एक गाड़ी नहीं, 10-10 गाड़ी उनके दरवाजे पे लगी है, और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप रियल एस्टेट को क्या आपने खुला छोड़ दिया है, जो चाहे आए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके चला जाए। आप देखिए दुबई में कैसे होता है। अभी मैंने आपको दुबई का एग्जांपल दिया। चाइना में अभी रिसेंटली जो हुआ था वो क्या था, चाइनीज गवर्नमेंट को जैसे ही लगा कि रियल एस्टेट में बबल क्रिएट हो रहा है, उन्होंने शिकंजा कस दिया, कुछ बड़े प्लेयर डिफॉल्ट हुए। उसके बाद जब कुछ प्लेयर एक्सपोज हो गए, उनका बैलेंस शीट ये हो गया, फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने थोड़ा स्टिमुलस भी दे दिया। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी होती है कि बिजनेसेस को आपको कंट्रोल में रखना है, चाइना ने रखा है, दुबई ने रखा है। वहां पे आपको ये डर नहीं होता है कि आपके प्रोजेक्ट में पैसे फंस जाएंगे। तो क्या बात है, क्या एक लेवल पर हमारी सरकारें अभी भी प्राइवेट सेक्टर को उसके साथ डील करने के लिए अभी उनके पास ना नियत है, ना लॉजिक है, ना उनका एक्सपर्टीज़ है? क्या है? क्या हम अभी भी 1970 के भारत में हैं, जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट जो कंपनी होती थी उसको एक ही नज़र से देखा जाता था, और वो होता था कि ये तो बस प्रॉफिट के लिए आए हैं, ये लालची लोग हैं और हमें इनके साथ किसी तरह की डील नहीं करनी है? क्या हुआ है? रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली वही हो रहा है जो टेलीकॉम में हुआ था। रियल एस्टेट के कुछ जियो खड़े होने लगे हैं। आप एक चीज देखिए, जितने लिस्टेड प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनके रिसेंट रिपोर्ट देखिए। 10,000 करोड़ का सेल है, 20,000 करोड़ का सेल है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुनने में इसलिए अच्छा लगता है कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे, परसेप्शन यही जाता है कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स बाहर हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का सेल बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट हाउस को आप अनचेक्ड छोड़ देते हैं तो क्या होता है? होता यह है, जितने बड़े नाम हैं सब ने अप द वैल्यू चेन लॉन्च करना शुरू कर दिया है। लग्जरी का ओवर सप्लाई हो रहा है। चाइना जो बीच बीच में नब्ज पे हाथ रख देता है रियल एस्टेट के, इसीलिए रखता है कि बबल क्रिएट नहीं हो। तो अभी कोई मेरा दर्शक जो है नीचे लिखेगा कि आपको भारत की तरक्की यहाँ से देखनी चाहिए कि लग्जरी सेगमेंट इतने उठान पर है। तो जो लग्जरी, और आपने कहा कि हमारे यहाँ जो इनकम गैप है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और ये तो अभी सब रिपोर्ट है सामने कि हम गरीब हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अपर मिडिल क्लास था वो लोअर में जा रहा है, और आपने कहा 4% पॉपुलेशन है जो उस कंफर्टेबल जोन में है कि ओके वो ये कह सकते हैं दे हैव अराइव्ड इन द सीन, लेकिन अभी वो लग्जरी में नहीं है सारे। तो ये लग्जरी सेगमेंट कैसे इतना बूम पर है? क्या ये इन्वेस्टमेंट की वजह से है? लग्जरी में कोई इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? एंड यूजर बहुत कम है। लग्जरी में एक एक प्रोजेक्ट में
लोग पूरा का पूरा फ्लोर ले रहे हैं, 2-2 3-3 फ्लोर ले रहे हैं। लग्जरी का बायर, देखिए आप एक बात पहले तो समझिए कि लग्जरी आप कहते हैं किसको हैं। लग्जरी का जो ग्लोबल बेंचमार्क है, इट हैज़ टू बी ए डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे जो लग्जरी प्रोजेक्ट है बगल में अफोर्डेबल भी है, स्लम भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है। दूसरा है इट हैज़ टू बी वॉक टू वर्क कल्चर। आप नोएडा के सारे लग्जरी प्रोजेक्ट को उठा लीजिए और नोएडा का सीबीडी अगर मान भी लें 18 सेक्टर को, अट्टा मार्केट को, वहाँ से कितनी दूरी पे हैं। तीसरा, इट हैज़ टू हैव अ लिमिटेड इन्वेंट्री, कि मैं जहाँ रहता हूँ गिने चुने लोग रहते हैं। पाम जुमेरा, आप यहाँ वो भी नहीं देख सकते। यहाँ लग्जरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्टलाइजेशन चल रहा है। डेवलपर्स के बीच में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चेस लग्जरी में करेंगे, और चूंकि इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आ गए हैं तो अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका एक सैचुरेशन फेज आएगा, बहुत जल्दी इसका सैचुरेशन फेज आएगा। देखिए, मैंने 2010 में भी कहा था कि मार्केट एक बार फिर कोलैप्स की तरफ जा रहा है, तो उस समय सब इतने बुलिश साइकिल में थे कि कोई मानने को तैयार नहीं था। इनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? इनको कॉन्फिडेंस इस बात से आया है कि पोस्ट कोविड सेल्स बढ़े हैं। क्योंकि पोस्ट कोविड क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे वो दूसरे असेट क्लासेस में, जिन्होंने, देखिए, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है और स्टॉक मार्केट में उसने पोस्ट कोविड बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि बहुत रॉक बॉटम प्राइसेस पे आया था, वो पैसा वापस आ रहा है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में आ रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स है, हाँ, जिसने कि पोस्ट कोविड स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है। हमारे यहाँ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रेगुलेटेड नहीं है। और जब हमारे यहाँ सेबी की चेयरपर्सन पे भी आरोप लग जाते हैं, अदानी के स्टॉक्स पे आरोप लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टर है ये रिस्क मिटिगेशन को इम्पॉर्टेंट समझता है। और ये हम सब करते हैं। अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए हो तो मैं सोचूंगा कि 30 लाख उसमें से मैं रियल एस्टेट में डालूं, 30 लाख स्टॉक में डालूं। वैसे रिस्क मिटिगेट होता है। वो पैसा पोस्ट कोविड के बाद का वो पैसा आया है रियल एस्टेट में और लग्जरी में आया है। इसको देखकर डेवलपर्स इतने बुलिश हो गए हैं कि मेरे ख्याल से वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। मैं ज़्यादातर डेवलपर से मेरा पहला सवाल यही होता है जब भी कोई लग्जरी लॉन्च होते हैं कि आपने डिमांड ड्राइव कहाँ से किया, आपने कहाँ से ये डिराइव किया है कि यहाँ पर इस मार्केट में इस तरह के डिमांड की ज़रूरत है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। जब आपको यही नहीं पता है कि आपका बायर कौन है, हाँ, जिनको पता है उनको ये पता है, इन्वेस्टर ए बी सी वो 10 यूनिट उठाएगा, वो 25 उठाएगा, वो 30 उठाएगा, और उनके लिए प्री लॉन्च का एक अलग रेट होता है। अब आप कहेंगे कि रेरा के आने के बाद प्री लॉन्च कैसे हो सकता है? प्री लॉन्च धड़ल्ले से हो रहा है। प्री लॉन्च को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर EOI का चेक लेकर हो रहा है। कोई भी रियल एस्टेट कंपनी जो एक अनाउंसमेंट करती है कि हमने लॉन्च के दिन 300 करोड़ का सेल कर दिया, वो फ्रॉड है। कैसे है मैं बताता हूं। पहली बात यह है कि 3 महीने पहले से प्री लॉन्च रेट पे चल रहा था सेल, अनाउंसमेंट एक दिन हुआ है। ये बात आपको बहुत लोग बता देंगे, मीडिया में भी आई है। जो बात कोई नहीं बताएगा मैं बताने जा रहा हूं। ज्यादातर इन प्रोजेक्ट्स में देयर इज अ बाई बैक गारंटी। ओह, अगर प्राइसेज अलग अलग उसमें टर्म्स हैं। कहीं पे ये है कि जब आप चाहेंगे, आपको थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, हम बाई बैक करेंगे। कहीं पे ये है कि अगर, ज़्यादातर जगहों पे यही है कि अगर 10% भी प्राइसेस टूटते हैं तो हम बाई बैक कर लेंगे। अब हम जब जानते हैं कि प्री लॉन्च में जब आपने सपोज 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, आपने प्री लॉन्च में 8,000 के रेट पे बेचा है, लॉन्च 10 पे किया है, 8,000 से 10% नीचे 30% प्राइस कभी क्रैश नहीं हो रहा है। जिस दिन क्रैश होगा उस दिन आप देखिएगा कितने डिफॉल्ट्स होंगे। बहुत कुछ हवाई है। आखिर ये आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक, चलिए उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इंटेंशनली था कि डिलीवर नहीं करना है। जेपी वाज अ सीरियस प्लेयर और यूनिटेक वाज अ सीरियस प्लेयर। ये सब डिफॉल्ट क्यों हुए? ये इसलिए डिफॉल्ट हुए कि इनका पूरा बिजनेस कैलकुलेशन गलत बैठ गया। आप एक बात को समझिए, ये ऐसे प्लेयर हैं जो 4% के इंटरेस्ट पे, पर मंथ 4% के इंटरेस्ट पर भी मार्केट से पैसा उठा रहे थे।
बुलिश साइकिल था, प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या लगता है आज जो आप कंज्यूमर एक्टिविज्म देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले क्या होम बायर बिल्डर से बहुत खुश था? एक्टिविज्म क्यों नहीं था? प्रोटेस्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि ये जो बुलिश साइकिल था इसमें 14%, 15%, 16% ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन था। आप बिल्डर अपर हैंड में है, आप जाएंगे, वो कहेगा ठीक है आपने 8% पे बोरो किया है, 9% पे पैसा वापस लो, वो फर्दर प्रॉफिट में आ गया है। तो बायर सोचता था कि चलो रियल एस्टेट में अच्छा घर नहीं मिलता है, क्वालिटी नहीं मिलती है, पैसा तो बन रहा है। आज प्रॉब्लम यह है कि उसकी ऊपर डबल मार पड़ी है, ना तो एप्रिसिएशन हो रहा है, ना क्वालिटी घर मिल रहे हैं। जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं उसमें गुड़गांव का नाम लिया जाता है, बेंगलोर की साइट्स हैं, और गुड़गांव का भविष्य आपको कैसा लगता है? अभी एकदम से मैंने देखा कि कुछ डूम सेयर्स आ गए हैं जो कह रहे हैं कि अब गुड़गांव स्टैग्नेट करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नोएडा भी करेगा, अब सिर्फ ग्रेटर नोएडा का फ्यूचर है, एक्सटेंशंस का फ्यूचर है। स्टैग्नेट तो गुड़गांव करेगा और उसके पीछे रियल एस्टेट ही वजह नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हम प्राइवेट जॉब्स में भी लोकल्स को प्रेफर करेंगे, कंपनीज को जब ये आप फोर्स करने लगेंगे तो बड़ी कंपनीज धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर देंगी। गुड़गांव का सिर्फ एक एडवांटेज था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं तो आप गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बहुत खराब है। अरे वहाँ सड़कों का तो हाल बुरा है। हाँ, क्योंकि सफाई नहीं है, सड़कें नहीं है। क्योंकि आपने बिल्डर्स के ऊपर छोड़ दिया था, जहां जमीन खरीदो, जो बनाना है बनाओ। नोएडा ग्रेटर नोएडा ऑर्गेनाइज्ड है और नोएडा ग्रेटर नोएडा में बिजनेस का अब एंट्री शुरू हो गया है, तो ग्रोथ कॉरिडोर यही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नोएडा ग्रेटर नोएडा को ग्रोथ कॉरिडोर बनाकर आप यमुना एक्सप्रेसवे को बेचना शुरू कर दें। यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारे कोई जानने वाले हैं जिनको की प्रॉपर्टी लेनी थी, एक प्लॉट लेना था। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलें। हम दोनों गए, ऐसा लग रहा था हम शहर से बाहर कहीं आ गए हैं। फिर उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा। मैंने कहा अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं, नहीं। अगर आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं, इट्स टू अर्ली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ग्रैंडसन ये कहे मेरे दादा बड़े विजनरी थे, तब आप ले लो। तो यमुना एक्सप्रेसवे की कहानी वो है जिसको कि बेचा जा रहा है। बट नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से एप्रिसिएशन हुआ है, और एक और ट्रेंड आया है जिसको कि लोग नहीं देख रहे हैं, चूंकि प्राइसेज बहुत एप्रिसिएट किए हैं, अब उसमें कितना जेन्युइन है कितना इन्फ्लेटेड है वो आप फैक्टर हटा दीजिए। कल तक स्टूडियो अपार्टमेंट मुंबई की रियलिटी थी। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में स्टूडियो अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी में बचा ही वही है। भाई यमुना एक्सप्रेसवे में भी सेल हो रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स। नहीं, वो इन्वेस्टर्स का डेन है। यमुना एक्सप्रेसवे अभी सिर्फ इन्वेस्टर्स का डेन है। अच्छा, ओके। आप अगर अभी निकल कर देखना चाहें, आपको लगेगा कि 2 घंटे के ड्राइव पे आपको ऐसा लगेगा आप दूसरे शहर में आ गए हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे अभी से 20 साल आगे की कहानी है। और मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे सिर्फ मेरा असम्पशन नहीं है। आपने नैना का नाम सुना होगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। नैना के आसपास के प्रोजेक्ट्स 20 साल से इसी नाम पर बिक रहे हैं कि यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। अब जाकर काम चल रहा है। तो ये सब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरा, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाता हूं कि एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी लेने के एडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज बहुत हैं। अगर आपको सुकून पसंद है, आपको रात में कोई आवाज नहीं चाहिए, तो वो एरिया ठीक नहीं है। लेकिन लोग एयरपोर्ट के पास जाना चाहते हैं। तीसरी बात, लोग कह रहे हैं कि नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे में एयरपोर्ट की वजह से नोएडा को भी फायदा होगा। मैं नोएडा एक्सटेंशन में बैठा हूं, मैं गूगल मैप निकाल कर देखता हूं, मेरे लिए यमुना एक्सप्रेसवे का एयरपोर्ट जो होगा वो 40 किलोमीटर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी का जो है 55 किलोमीटर है। हाउ डज इट मैटर? तो ये एक कार्टलाइजेशन चलता है। जैसे नोएडा एक्सटेंशन में हुआ कि आपने कहा मेट्रो लेकर आएंगे। मेट्रो का जो रूट आपने बताया, उस रूट पे जितने इन्फ्लुएंशियल बिल्डर थे उन्होंने प्लॉट ले लिया, धड़ल्ले से बेच लिया। आज 7 साल हो गए हैं, मेट्रो का वहां पे अभी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर फाइनल नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं एक कार्टलाइजेशन है जो कि आम आदमी को नहीं दिख रहा है।
ये जो बातचीत के माध्यम से जो बात आगे बढ़ाई जाती है, खासकर जो डीलर्स और ब्रोकर्स बढ़ा रहे होते हैं, ये उनका काम है। हाउ स्मार्ट दे आर, वो बेचने लगते हैं, ख्वाब बेचने लगते हैं। जो 20 साल बाद होना उसका ख्वाब आज बेच रहे होते हैं वो। हम जिस मार्केट में बैठे हैं हर कोई डीलर है। रेरा एक्ट कहता है कि हर ब्रोकर को रेरा रजिस्टर्ड होना है। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में देखें कि अगर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर मिस सेलिंग भी करता है और आपने कोर्ट के सामने या एपलेट के सामने ये प्रूव कर दिया, उसकी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है। यहां मैं एक प्रोजेक्ट में जाता हूं, बाहर निकल रहा हूं, वहां के किसी एम्प्लॉय का जो ड्राइवर है वो भी, सर मेरे पास भी एक प्रॉपर्टी है और सस्ता दिलवा सकता हूं। हर कोई यहां ब्रोकर है। बात जब आएगी, कोई कंप्लेंट जाएगा तो होगा नहीं ये हमारा ये ब्रोकरेज हाउस के पास रेरा नंबर है, ये तो उसका स्टाफ था। हमारे यहां लूज एंड्स बहुत हैं। आज अगर कंज्यूमर इतना हरास्ड है, इतना विक्टिमाइज्ड है, तो इसलिए है क्योंकि आपने इतने लूज एंड्स छोड़ दिए हैं कि आम आदमी जिसको अपनी नौकरी भी संभालनी है, 50 उसकी जिंदगी के और मसले हैं, वो इसमें पढ़ने की बजाय थक हार कर घर बैठ जाता है। वो इसको अपनी किस्मत मान लेता है कि मेरी किस्मत में नुकसान उठाना था। आपने विदेशों का नाम लिया और सिंगापुर का जिक्र किया, जहाँ पर जो समाज के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, डेमोग्राफी है, वो लोग मेंटेन करते हैं अपने सोसाइटीज़ में। भारत में हम उल्टी गति को हैं। दलित हैं, मुसलमान हैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताता हूँ, सिख हैं, इनको भी आप मिलता है। मुंबई में चले जाइए, मुंबई में आपको बहुत सारे ऐसी हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी ओनली फॉर जैन्स, नॉन वेजिटेरियंस नॉट अलाउड। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। दिल्ली में भी है। मैं एक पुणे के प्रोजेक्ट में गया था जहां पे बोर्ड लगा रखा था। मैं प्रोजेक्ट उस बिल्डर के इनवाइट करने पे रिव्यू करने गया था, मैंने रिव्यू करने से मना कर दिया और बाहर खड़े होकर के, उसके प्रोजेक्ट से बाहर खड़े होकर के मैंने उस पर पॉइंट आउट किया। बोर्ड पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड नॉन वेजिटेरियंस आर नॉट अलाउड। ये अलग बात है कि 7-8 साल पुरानी वो बात है और इन 7-8 सालों में शायद होम बायर्स ने उनको उसी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। आज उस कंपनी की हालत बहुत खराब है। तो वो जो माइंडसेट है, तभी आपने जब सेगमेंटेशन वर्ड बोला तो मैंने कहा आइडियली तो होना ही नहीं चाहिए। एक डाइवर्स सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे यहाँ तो होना ये चाहिए कि एक रेंटल हाउसिंग हो जिसमें डाइवर्सिटी मेंटेन हो। आप कहते हैं ये कम्युनिटी का एक घेटो पैटर्न है, क्यों है? क्योंकि आप उसको घर देना नहीं चाहते हैं। और इसका फ़ायदा फ्रॉड्स ने उठाया। मुझे याद आ रहा है, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मणों की कम्युनिटी वो बना रहे थे और वो सारा पैसा ले करके वो भाग गए, और एक मुसलमानों की भी इसी तरह की कम्युनिटी वो बना रहे थे, सोसाइटी बना रहे थे, वो मुसलमानों का पैसा लेके भाग गए। और उनका जो इमोशनल सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि आप सब ब्राह्मणों के बीच में रहेंगे या आप सिर्फ मुसलमानों के बीच में रहेंगे। तो आपके ये जो आपके अंदर जो पूर्वाग्रह हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक है, फिर आप जैसे पॉलिटिकल सर्किल में इसका फायदा उठाया जाता है, रियल एस्टेट में भी उठाया जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ओनली फॉर जैन्स वाली जो बात है, उस सोसाइटी ने प्रीमियम पे बेचा प्रोजेक्ट को। फिर उसमें कुछ कानूनी मसले आए, किसी ने इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया, वो तमाम तरह की चीजें उसके बाद हुई। जबकि ऐसे जैन्स को मैं जानती हूँ जो नॉनवेज खाते हैं, तो इसलिए ये भी अजीब है। वो कभी मुद्दा ही नहीं होता है, वो कभी मुद्दा नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज की है कि हमारे यहाँ पॉलिसी लेवल पे रेगुलेशंस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद रियल एस्टेट को सही कॉन्टेक्स्ट में ये लोग समझ भी नहीं पाते हैं। रियल एस्टेट की जो पोटेंशियल है उसको ये लोग कैश नहीं कर पा रहे हैं। आप चाइना में जाकर देखिए, चाइना ने कैसे किया है। कैसे किया बताइए। देखिए, चाइना में सब कुछ इतना स्टेट रेगुलेटेड है, हर चीज के आपको क्लियर नॉर्म्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डर इस टर्म्स पे घर बेच रहा है, दूसरा बिल्डर इस टर्म्स पे बेच रहा है। वहाँ जैन सोसाइटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। दूसरा, मैं मतलब चाइना में मेरा इंसिडेंटली इंटरेक्शन ऐसे लोगों से भी हुआ जो बिहार से जाकर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, चाइनीज़ लड़की से शादी कर रखी है, और उनको कभी वहाँ पर यह फील नहीं कराया गया कि आप आउटसाइडर हैं। हमारे यहाँ इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्यों नहीं बन रहा है। हाँ, और होता क्या है, अच्छा एक कमेटी बना देते हैं।
आज तक उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता है। रेरा भी लाने को इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेटर किसी को नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लेवल पे भी जो लोग रेगुलेटर का डिमांड लेकर के सत्ता में आते हैं वो सबसे पहले उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। रेगुलेटर किसी को नहीं चाहिए था। होम बायर एसोसिएशन का प्रेशर पड़ा तो मजबूरी में एक पार्टी ने हाँ कह दिया, तो दूसरी पार्टी सत्ता में थी उसको मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। आपने उसको इतना वीक कर दिया है, भाई रेगुलेटर के पास कोई पावर्स ही नहीं है, उसके ऑर्डर एक्सिक्यूट ही नहीं होते हैं, उसके पास लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है। आरटीआई वाला हाल हुआ है। हाँ, वही हाल हुआ है। तो इसलिए जब भी मैं पढ़ता हूँ, और मैं इसमें उन रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट को ज़्यादा दोष देता हूँ जिनको मैं देखता हूँ कि एज इट इज रियल एस्टेट रिफॉर्म्स वर्ड यूज करते हैं बिल्डर की इन्फ्लुएंस पेडलिंग को। आफ्टर रियल एस्टेट रिफॉर्म्स लाइक रेरा डिमोनेटाइजेशन, मैं इसको रिफॉर्म नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ एक पॉलिसी इंटरवेंशन था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आपने बहुत अहम पहलू टच किए, लेकिन अगर हमारा मीडिया अपना काम सही से करता, ईमानदार रहता इस मामले में, तो सरकारों को, बिल्डर्स को, इन सब को ट्रैक पे रखा जा सकता था। और ट्रैक टू रियलिटी का काम यही है कि बिल्डर्स, हमारे यहाँ अगेन एक कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बिल्डर्स ने ये जान लिया है, बड़ी न्यूज एजेंसी से प्रेस रिलीज निकलवा दो, 40 जगह ये छप जाएगी और उसका रेट कार्ड ये है, अफोर्डेबल का लॉन्च का ये है, लग्जरी का लॉन्च का ये है। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड बता रहा हूं, जो बिल्डर भी मुझसे शेयर कर चुके हैं कि हाँ ऐसा है। तो मीडिया का तो यहां कोई रोल ही नहीं है। एक तो रियल एस्टेट में आप एक बात समझिए कि जो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं वो बिजनेस जर्नलिज्म में इकोनॉमी, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, ये सब सब्जेक्ट लेते हैं। रियल एस्टेट में कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि रियल एस्टेट में आने के लिए एक्चुअली अगर आप काम करें तो आपको इकोनॉमी भी जानना पड़ेगा, आपको पर्सनल फाइनेंस भी जानना पड़ेगा, तब जाकर आप रियल एस्टेट को समझेंगे। आपको पॉलिसी भी जानना पड़ेगा, गवर्नमेंट साइड को भी समझना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट में जो मीडिया है, जो है, उसका लेवल ऐसा है कि जिसका फ़ायदा बिल्डर बहुत आसानी से उठा सकते हैं। वैसे तो पूरी मीडिया ही कॉम्प्रोमाइज है इस देश में, तो वो एक अलग मुद्दा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब डिजिटल मीडिया स्पेस में आने के बाद कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि सीरियस प्लेयर यहाँ भी बहुत कम हैं। कंज्यूमर ग्रीवेंस के वो हैं, पोर्टल्स वगैरह हैं जहाँ पर कंज्यूमर्स कोई चला रहे हों, लोग चला रहे हों, डिजिटल में कुछ है ऐसा? नहीं, स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रीवेंस पे ऐसा कोई नहीं है। एक वेबसाइट हुआ करता था, इंडिया रियल एस्टेट फोरम, जहाँ पे लोग जाकर अपने हाउसिंग के ग्रीवेंसेज रखते थे, वो भी बंद हो चुका है। और आज की तारीख में अगर आप बिल्डर के फेसबुक पेज पे भी जाके अपने ग्रीवेंस लिखेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा। यानी कि एक उम्मीद जो बनती है कि डिजिटल मीडिया ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और क्रिटिक को जगह दी है, वो भी यहाँ पर अभी कुछ शेप नहीं ले पाया है। वो अभी शेप नहीं ले पाया है। उसमें अभी देखिए, आप एक बात समझिए, मैं अपने अनुभव से अगेन कह रहा हूँ कि जब आप शुरू होते हैं और आपके ऊपर 4 झूठे मुकदमे आ जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इतने एफर्ट के बाद अगर ये रिवार्ड है, और ऐसा नहीं है कि उस रिवार्ड के बदले में आपके साथ जेन्युइनली सारे होम बायर्स आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हैं जो बिल्डर के इशारे पे काम करते हैं। मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप लेकर मेरे पास कोई आया था दिखाने, एक शख्स जो रात तक बिल्डर के खिलाफ बोल रहा है, अगले दिन सुबह उसका मैसेज लिखा होता है कि हम लोगों को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इससे हमारा अप्रिसिएशन कम हो जाएगा, इतने पैसे में ऐसा ही मिलता है। ओके। तो आप ये समझिए, बिल्डर के लिए मैनेज करना बहुत आसान है। बात ये नहीं है कि बायर क्या है, ये नहीं, बात ये है रेगुलेशन कहाँ है। आप रेगुलेशन स्ट्रांग कीजिए।
चलिए, तो सबसे आखिर में जो अभी ख़रीदने की सोच रहे हैं मकान, एक तो ये कि रवि जी ने बताया कि ये कोई बहुत ब्राइट आइडिया नहीं है। इसको आप यंग लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे तो वो नुकसान उठाएंगे। ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है और एट द एंड ऑफ द डे आप फंस जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप लोकलाइज्ड हो जाते हैं। जहाँ भी कितनी भी अच्छी जगह, कितना भी बड़ा मेट्रो हो, आप ये नहीं सोच पाते हैं कि फ्रीली अब आप अपने करियर में आगे बढ़ें। तो शहर छोड़ने का जो एक मेंटल ब्लॉक आता है, एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो रेंटल हाउसिंग है उसको लेकर के हमें जिस तरह से बात करनी चाहिए, जितना एक्टिविज्म करना चाहिए वो उतना हो नहीं रहा है, तो वो करने की बात है। इन सब के बावजूद कुछ लोग अभी भी मकान खरीदेंगे, वो क्या क्या देखें? सबसे पहले आप घर खरीदते हुए इतना पैसा खर्च करते हैं तो एक लॉयर की फीस देना जरूरी समझिए। ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर कराइए। लोग कहते हैं हमने बैंक से लोन करा लिया, बैंक ने सारे कागज चेक कर लिए, अब हम निश्चिंत हो नहीं, गए। देखिए, बैंक का वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर के साथ है, आपके साथ नहीं है। क्योंकि लोन जो होता है बिल्डर के बुक्स पे नहीं है, बायर के बुक्स पे है। तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है ज्यादातर केसेज में, क्या सब केसेज में ही, वो बिल्डर की तरफ से बात करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रोकर्स की भी बात करें, जैसे कि यूएस यूके में होता है कि आप या तो बायर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं या सेलर साइड को करते हैं। हमारे यहाँ सेम ब्रोकर दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो ये देखेगा कि ब्रोकरेज कहाँ से मिल रहा है, ब्रोकरेज बिल्डर कहाँ से मिल रहा है। सबसे पहले आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लें। दूसरी बात कि आप जहां तक संभव हो 45 ईयर्स के पहले घर नहीं खरीदें। तीसरी बात, रेडी टू मूव की तरफ जाएं। बिल्डर को बाय लेजिस्लेशन बिल्ड एंड सेल नहीं मिल रहा होने दिया जा रहा है, आप उसको फोर्स करें, आप रेडी टू मूव पे जाएं। आप क्या सोच कर जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में? अभी थोड़ा सस्ता है, थोड़ा सस्ता है या ईज ऑफ पेमेंट है कि किस्तों में? हाँ, आप ये भूल जाते हैं कि उस पर जो आप टैक्स देते हैं और रेडी टू मूव में जो एप्रिसिएशन देते हैं ऑलमोस्ट बराबर बैठता है। तो आप हमेशा रेडी टू मूव घर की तरफ देखें। जब बिल्डर का अंडर कंस्ट्रक्शन सेल होना कम हो जाएगा या बंद होने लगेगा, तब उनका कंडक्ट बदलेगा। बहुत सारे घरों में डाइनिंग टेबल पर, जो अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, उसमें ये चर्चा अब आम होने लगी है कि मकान ख़रीदना है या रेंट पे रहना ज़्यादा फीजिबल है। दूसरा, किस एज ग्रुप में ख़रीदना है। तीसरा कि ये कि उसकी जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये आजकल गेटेड सोसाइटीज़ और मल्टी स्टोरीज़ हैं, उनमें जिस तरह का एक सिक्योरिटी का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है उसमें जाना चाहिए, या जो सस्ता होता है बिल्डर फ्लोर वगैरह उसमें जाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन आपके लिए लेवरेज है या लायबिलिटी है? लोन लेवरेज है या लायबिलिटी है? अगर मेरे पास 1 करोड़ का मुझे लोन लेना है घर के लिए, अगर मेरे पास 1 करोड़ पड़े हैं लेकिन मैंने 9% पे बोरो किया, इधर मैं 15% कमा रहा हूं, तब तो लिवरेज है। लेकिन अगर मेरा नेटवर्थ नहीं है तो भाई रेंट में रहना ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच रवि, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? हमारे पास एक गेस्ट आई थी जो बॉम्बे में रहती हैं, सिंगल हैं, शादी नहीं की है। तो वो बता रही थी बॉम्बे में हालत ये है कि लोग फेक मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक का जो माइंडसेट है वो ये है कि वो ना कुंवारे मर्द को देना चाहता है ना सिंगल महिला को देना चाहता है, और उसमें भी अजीब अजीब शर्तें लगाते हैं, मिलने नहीं आएंगे, कोई किसी से आप बात नहीं कर सकते, पार्टी नहीं करेंगे, ये वो। तो हमारा जो मकान मालिक है, जो क्विंटेसेंशियल मकान मालिक है, वो समाज में और समय में कहाँ जी रहा है कि वो ये नहीं समझ रहा है कि हमारे इस देश के युवा की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। दूसरा, युवा से इस देश को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ये देश, ये समाज युवा के लिए क्या कर रहा है? हाउसिंग एक बुनियादी चीज़ है कि इज्जत से अपने छत के नीचे रहे इंसान, तो उसको लेकर के समाज में बात नहीं है। फिर और भी बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, सिर्फ युवा के ही लिए नहीं है। मुसलमान को नहीं देना है, दलित को नहीं देना है, सिख को नहीं देना है, क्योंकि उनका खान पान व्यवहार, तो ये पूर्वाग्रहों से हमारा शहर नहीं निकल पा रहा है। अभी ये कस्बों की और छोटे टाउन्स की तो मैं बात नहीं कर रही, क्या लगता है? पहले मैं केस स्टडी से शुरू करता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, मुस्लिम हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। घर में उनके कम से कम 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उनको घर लेना था और इतनी प्रोग्रेसिव फैमिली है कि उनके यहाँ इंटर रिलीजियस शादियाँ आम बात हैं। उनकी अपनी वाइफ नॉन मुस्लिम है, तो मैं साथ में था, मैंने नेगोशिएट करना चाहा।
अब देखिए यहाँ रेंटल की बात नहीं है, बेचने की बात है, लेकिन उसका माइंडसेट देखिए वो जवाब क्या मिलता है। देखिए हम आपको बेच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सबको कहना है कि हम आपकी कम्युनिटी को नहीं बेचेंगे। एक तो ये है। दूसरा आते हैं कि रेंटल हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है, कोई भी इस पे मकान मालिक को कोर्ट में ड्रैग कर सकता है, लेकिन होता क्या है, पहली बात ये कि मकान मालिक कभी रिटर्न में ये नहीं बोलता है कि हम आपको नहीं दे रहे हैं इस ग्राउंड पे। तीसरा एक पहलू है कि, और ये भी सच है, मैं दोनों साइड का पहलू रख रहा हूं, ये भी सच है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। होता क्या है कि हाउसिंग सोसाइटी में अगर मैंने भी घर लिया है, मेरे पड़ोस में अगर एक सिंगल लड़का या लड़की आकर टेनेंट रहता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब हॉस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, एक ने अपने नाम पे लिया है और अचानक से 5 लोग आकर रहने लगते हैं और रात देर तक पार्टी चलती है, फिर तो मैं भी ऑब्जेक्शन करूंगा। और आम तौर पे जब कोई भी पुलिस कंप्लेंट कर देता है, यही होता है, तो ये लोग इसी ग्राउंड पे हाउसिंग सोसाइटी बच जाती है कि हम सिंगल को नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हॉस्टल बनाना एक कॉमर्शियल एक्टिविटी में आ जाता है, तो इस ग्राउंड पे ये लोग बच निकलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सोसाइटी का जो ओवरऑल माइंडसेट है उसको हम पूरी तरह तो बदल नहीं सकते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है रेंटल हाउसिंग विथ डिफाइंड हेट्रोजेनस डाइवर्स पैरामीटर्स। इसीलिए मैं रेंटल हाउसिंग को लेकर बहुत बुलिश हूं। रेंटल हाउसिंग को लेकर 3 बजट पहले ये अनाउंस किया गया था कि हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उस पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। इवन आप रेंटल की बात कर रही हैं, उसके लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट की जो बात हुई थी बजट में, मॉडल टेनेंसी एक्ट का भी फाइनल ब्लूप्रिंट कहाँ है? भाई एक डर ये भी होता है सिंगल्स को देने में कि अगर वो कल कब्जा कर ले तो क्या होगा, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट वहाँ पे आता है, मॉडल टेनेंसी एक्ट की भी अभी तक कोई बात नहीं है। तो जब तक आप पॉलिसी वाइज चीज़ों को नहीं डिफाइन करेंगे, तब तक तो मेरे अपने पूर्वाग्रह अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, हम सब अपने तरीके से रहेंगे। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, और खासकर मैं हाउसिंग सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के तौर पे इसलिए भी देखना चाहता हूं क्योंकि आप अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा वहां रहते हैं। आपके डिफाइंड पैरामीटर्स कहाँ हैं? वो नहीं है तो हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करेगा। समाज अपने इस ग्रीवेंस को लेके कहाँ जाए? कौन सा फोरम है, कौन सा मंत्रालय है? समस्या यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया कि इतनी लंबी और कॉस्टली लिटिगेशन में कौन जाए, तो हमारे पास आज की तारीख में सच पूछिए सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन अगर चाहिए तो बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल वॉइस के साथ मार्केट में बात करनी होगी। अनफॉर्चुनेटली हाउसिंग को लेकर के अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है। कई बार सिंगल पॉइंट आउट हो जाता हूं क्योंकि शायद मैं अकेला आदमी हूं जो इस तरह से क्रिटिकल बात करता है, बट मुझे लगता है कि हाउसिंग सोसाइटी को लेकर बहुत सारे एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट को खुलकर बात करने का टाइम आ गया है। हर पहलू है यहाँ पर, इसमें सामाजिकता का है, इसमें पूर्वाग्रहों का है, इसमें ब्लैक मार्केट का है, इसमें जो एक एक्यूमेन है, फाइनेंशियल एक्यूमेन है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसका है। तो ये सब कुछ है। कुल मिलाकर के हाउसिंग के पैटर्न्स बदल रहे हैं। अब वो बड़े मकान, बड़ी कोठियाँ, बड़ी हवेलियाँ, उनका दौर जा रहा है क्योंकि लोग एटोमाइज्ड लिविंग में जा रहे हैं। सिंगल हैं या छोटी सी फैमिली है, उसके लिए जितना उनका रिक्वायरमेंट है वो उतने साइज़ का मकान लेंगे, वो उतने ही साइज़ में लग्जरी बनाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत बदलती हुई दुनिया है ये, और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सबको अपना अपना हित देखना है। आप अपना हित बेहतर देखें। हमारा ये कार्यक्रम आज कंज्यूमर की नज़र से था। कभी अगर मौका मिला तो फिर आप मुझे उस तरह से भी, बिल्डर के साइड से भी कभी बताइएगा, हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा रवि आपसे बात करके। यू आर सच एन एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।